हेलो एंड वेलकम टू साइंस ट्रेन। मेरा नाम है डॉक्टर आलम और हम हाजिर है एक प्यारा सा वीडियो लेकर जिसमें हम कवर करेंगे क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर और फिनोमिनल चैप्टर जिसका शायद आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। नाम है आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट। मैंने ये क्यों कहा कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आप डॉक्टर बने या ना बने, कुछ और बने, क्लास 10th के बाद आपके रास्ते सब अलग अलग होंगे। बायोलॉजी आप पढ़े आगे या ना पढ़े, इन्वायरमेंट आपकी ज़िंदगी में हर पल इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। कैसे? तो इन्वायरमेंट से आप लगातार इंटरैक्ट करते हैं, तभी आप जिंदा हैं, तभी आप जिंदा हैं। इंटरैक्शन सिर्फ जिंदा रहने के लिए ही नहीं, आप अपनी डेली एक्टिविटीज के लिए भी कर रहे होते हैं। नेचर में इन्वायरमेंट के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। इन्वायरमेंट के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे एक छोटे से छोटा बैक्टीरिया हो या बड़ा से बड़ा ब्लू व्हेल हो, सबको रहने के लिए, अपनी एक्टिविटीज करने के लिए इन्वायरमेंट की जरूरत है। इन एक्टिविटीज में, जैसे हम बोलते हैं एक्टिविटीज, आपका कार्यकलाप, तो इसमें बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में लगती है, ऐसा करता है वैसा करता है। सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है फूड, दूसरा रिप्रोडक्शन। इन बेसिस पे तय होता है स्पीसीज का बहुत सारा आगे का मामला। धीरे धीरे स्टेप बाय चीजों को हम लोग सीखेंगे और इस एक लेक्चर में हम लोग डिटेल में कवर करेंगे सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और समझेंगे और देखेंगे कैसे नेचर में कितना शानदार बैलेंस है, कितना शानदार इंटरैक्शंस है और सारे ऑर्गेनिज्म कैसे किसी न किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, और एक पे नहीं कई पे, अपनी इन्वायरमेंट में रहने वाले कई ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है हर एक ऑर्गेनिज्म। चलिए शुरू करते हैं वीडियो आगे और फिर बीच बीच में बातें करेंगे। आवर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, ये दो नाम अक्सर आपको साथ साथ में सुनने को मिलेगा। तो पहले इसको समझा जाए कि दोनों है तो मिलता जुलता, लेकिन फर्क क्या है? फर्क क्या है? तो इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म का जो इमीडिएट सराउंडिंग है वो है, जो है वो है इन्वायरमेंट। लेकिन इकोलॉजी क्या है? ऑर्गेनिज्म का अपने सराउंडिंग, अपने इन्वायरमेंट से इंटरैक्शन है। ठीक, मैंने इमीडिएट सराउंडिंग बोला, यहां सिर्फ और सिर्फ अपने आसपास के 5 मीटर 10 मीटर नहीं समझ लेना है। ऑर्गेनिज्म जहां रहता है वो पूरा क्षेत्र एक बड़ा हो सकता है, जहां पे वो जाता है, आता है, खाता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स रिलीज करता है, कई चीजें कर रहा होता है। ठीक है, तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट से इंटरैक्शन है, इंटरैक्शन है। तो पहले इन्वायरमेंट क्या क्या हो सकता है? तो इन्वायरमेंट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी इसी कमरे में हम हैं तो ह्यूमन तो है ही, स्पीसीज मच्छर हैं, फिर कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स होंगे जो कारपेट के नीचे होंगे। इस तरह की चीजें लगातार सब जगह रहेंगी। अब सुनिए, बायोलॉजिकल में और बाहर आइए, आप देखेंगे कि आप कुछ भी खाते हैं वो किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से आया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से आया है। तो इस तरह से जो इन्वायरमेंट है उसका एक कंपोनेंट लिविंग है, लिविंग है, और उसको बायोटिक कंपोनेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? बायोटिक। यहीं पे इन्वायरमेंट दे रखा है, इमीडिएट लिखा है, लेकिन इमीडिएट का मतलब बिल्कुल अगल बगल ना समझेंगे। आसपास में
सब जगह की बातें कर रहे होंगे जहां वो जाता है और इंटरेक्ट करता है। इसको और हम लोग एग्जांपल्स लेंगे थोड़ी देर में, प्लीज वेट। तो ये जो इन्वायरमेंट है ये बायोटिक हो सकता है, इसका कंपोनेंट, और एबायोटिक हो सकता है। बस ध्यान रखेंगे जो हो सकता है उसको इन्वायरमेंट कहते हैं, उनके बीच में क्या होता है उसको इकोलॉजी कहते हैं। तो बायोटिक में सारे लिविंग आ जाएंगे, एबायोटिक में सारे के सारे नॉन लिविंग आ जाएंगे, लिविंग में सारे एनिमल प्लांट्स एंड माइक्रोब्स, एनिमल प्लांट एंड माइक्रोब्स। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे, ये बार बार हम बोल रहे होंगे सीधा, एनिमल प्लांट्स एंड माइक्रोब्स। इसमें सारे लिविंग को हम लोग समेट लेते हैं। और नॉन लिविंग में आप सांसें ले रहे हैं, हवा, गर्मी ठंडा लग रहा है, टेम्परेचर एंड हीट, सनलाइट, वाटर, सॉइल, ये सब नॉन लिविंग है, एबायोटिक है, कंपोनेंट किसका, एनवायरनमेंट का। तो जो इमीडिएट इन्वायरमेंट है वो आपका बायोटिक और एबायोटिक हो सकता है। कभी कभी इसको बायोलॉजिकल एंड फिजिकल कह देगा, तो आप समझ जाइए फिजिकल नॉन लिविंग है, बायोलॉजिकल लिविंग है। कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट जो नॉन लिविंग है, एबायोटिक, सॉइल, एयर, वाटर, टेम्परेचर, ठीक, ये मिनरल्स एटसेट्रा, ये सब नॉन लिविंग है। ध्यान रखिएगा, लाइफ जो डिस्ट्रीब्यूटेड है अर्थ पे, अगर हम लोग अपने अर्थ की बात करें तो लाइफ जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कहां पर कितना ज्यादा फल फूल रहा है जिंदगी, ये दो जो सबसे इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है वो है वाटर और टेम्परेचर। जैसे ही मैंने ये बात कहा तो इसको आपको फील करना होगा, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और वही जिंदगी का हिस्सा है जिसको आप मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म होने के लिए एंजाइम्स चाहिए, एंजाइम को काम करने के लिए सही टेम्परेचर चाहिए। जब टेम्परेचर गड़बड़, एंजाइम का एक्शन गड़बड़, तो पूरा लिविंग सिस्टम गड़बड़। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर में से आता है टेम्परेचर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, जो और एक इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट किसी एक को आपको कहना है तो कह सकते हैं, जनरली ये दूसरे वाले को ही लोग कह देते हैं क्योंकि वो कहना आसान होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। तो वाटर इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो वाटर अवेलेबिलिटी और टेम्परेचर, ये दो, क्योंकि वाटर नहीं होगा तो फिर सब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, और मेटाबॉलिज्म ही होना लाइफ है। आपके बॉडी का सब केमिकल रिएक्शंस जिस इन्वायरमेंट में हो रहा है उसका जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। तो इसी वजह से आप कह देते हैं जल ही जीवन है। लिविंग एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स, मैंने कहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फुल फॉर्म हुआ, माइक्रोब्स शॉर्ट फॉर्म हुआ। इंटरकनेक्टेडनेस, ठीक है, जो कंपोनेंट्स हैं उन सब के बीच कुछ ना कुछ इंटरलिंकिंग है, सब जगह आप देखेंगे आज कि कई चीजें आपको नहीं दिखाई देती है और वो इंटरकनेक्शन बन रहा होता है, थोड़ी देर में बात उसकी करने वाले हैं, और वो आपस में इंटरडिपेंडेंट है। जो इन्वायरमेंट है उस पे इम्पैक्ट पड़ता है कि किसी तरह का डिस्टरबेंस अगर आया बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट में तो उससे डिस्टर्ब होगा इन्वायरमेंट, और उसका असर कई ऐसे स्पीसीज पे पड़ेगा जो सीधा आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अंडरस्टैंडिंग इंटरैक्शंस, तो आप इकोलॉजी को कहा स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस
क्या बोलना है एक लाइन में? स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट। तो जो ऑर्गेनिज्म है उसका इंटरैक्शन किससे? इन्वायरमेंट से। अब देखिए, इन्वायरमेंट में क्या और दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी हैं? हाँ है। तो वो ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट बना रहा है। फिर से, ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन है। इन्वायरमेंट में बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट है। तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स है, क्या वो खुद ऑर्गेनिजम्स है? हाँ हाँ। तो इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिजम्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स दोनों आ जाएंगे और उनसे इंटरेक्शन। जरा एग्जाम्पल लीजिए अब अलग अलग, जरा देखा जाए ये इंटरेक्शन क्या चल रहा है। मैंने अभी अभी जो कहा पहले उसको क्लियर किया जाए कि ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शन, वो भी पार्ट होगा किसका? इकोलॉजी का। फॉर एग्जाम्पल, कोई पैरासाइट है, आप लोग जो वीडियो देख रहे हो कि किसी के सर में जूं होगा, तो वो आपके इन्वायरमेंट का हिस्सा है और वो ब्लड सक कर रहा है आपके हेड से। अगर तो ये इंटरेक्शन हो रहा है, उसको फूड मिल रहा है, उसको फायदा हो रहा है और आपको नुकसान हो रहा है, तो ये इंटरेक्शन है। और इसको एलाबोरेट करते हैं आप अपने आसपास जब सारी चीजों को देखना शुरू करते हैं, तो देखिए कैसे इंटरेक्शन चल रहा होता है नेचर में। एक फसल लेते हैं, गेहूं ठंडी के दिनों में होगा, रबी क्रॉप है, रबी फसल है, ठंडे के दिनों में होगा, गर्मी में नहीं होगा। ये ठंडा गर्मी क्या हुआ? इंटरैक्शन हुआ। उसको पानी कम चाहिए, वाटर कम चाहिए, बरसात में नहीं होगा। ये पानी कम चाहिए, ये क्या है? उसका इंटरैक्शन है अपने एनवायरनमेंट से, उस पौधे का। जब आप उस फसल को बो रहे हैं तो उसके लिए वहां की जमीन तैयार कर रहे हैं ताकि फसल का उस जमीन से बेटर इंटरैक्शन हो। फिर उस बीच में कोई घास उगा रहा है, वो घास जो है आपके पौधे को दबा रहा है, जिसको आपने क्रॉपलैंड में लगाया है, खेतों में लगाया है। वो इंटरैक्शन है किसके बीच? वो जो वीड है, अनवांटेड ग्रास है, वो उसके बीच और गेहूं के बीच, आपके लगाए हुए पौधे के बीच। आपका उस गेहूं के साथ क्या चल रहा है? इंटरैक्शन चल रहा है। आप उसको पहले ग्रो करा रहे हैं और फिर उसको हार्वेस्ट करेंगे और उस स्पीसीज के निकले हुए ग्रेन को खाएंगे। आपका गेहूं से इंटरैक्शन है, आपको फूड मिल रहा है, इंटरैक्शन है। जो हर्ब्स यानी प्रोड्यूसर्स थोड़ी देर में आने वाले हैं इस पे कि ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं और सम अदर बैक्टीरिया, इनको प्रोड्यूसर्स कह देते हैं, जो ग्रीन है, जो फोटोसिंथेटिक है। तो ये अगर इनको खाया रैबिट को खा गया कुत्ता, तो ये सब क्या है? इंटरैक्शन है। ठीक, रैबिट घास चर रहा था, कुत्ते को देखते ही भाग गया, ये क्या है? इंटरैक्शन है। फिर कुत्ते को भेड़िया खा गया, भेड़िए को शेर खा गया, तो ये सब क्या है? इंटरैक्शन है। अभी इस कमरे में मच्छर ना आए इसके लिए उधर मच्छर अगरबत्ती जल रहा है, उसमें जो केमिकल है वो मॉस्किटो रिपेलेंट है, उस केमिकल का मच्छर के साथ इंटरैक्शन है। मच्छर जो आपको काटता है, मच्छर का आपके साथ इंटरैक्शन है। जो मच्छर इंसानों को काटता है, एनोफिलिस की मैं बात कर रहा हूं फिलहाल, वो सिर्फ फीमेल होती है, मादा होती है। पता चला कि उसको अंडे बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, उसकी तलाश में वो ह्यूमन प्रोटीन कलेक्ट करने के लिए आपको काट रही है। ये इंटरैक्शन है ताकि उसका स्पीसीज आगे फले फूले, वो ज्यादा से ज्यादा अंडे दे सके। उसमें से किसी मच्छर के बॉडी में मलेरिया का पैरासाइट है,
तो उस मलेरिया का मच्छर से इंटरेक्शन है। और वो पैरासाइट जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, उसको अगर आपके बॉडी में दे दिया तो वो एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, हाँ वो पैरासाइट है, तो वो अपनी आबादी बढ़ाना चाहेगा और उसके वजह से आपका सिस्टम डिस्टर्ब होगा। ये डिस्टर्ब होना क्या है? इंटरैक्शन है, इंटरैक्शन है। बीमारी करेगा, इंटरैक्शन है। तो लगातार नेचर में इंटरैक्शंस चल रहे हैं। आप बहुत इंटरेस्टिंग फेनोमेना आसपास में हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, फूलों का रस के लिए मधुमक्खी या बाकी इंसेक्ट्स फूलों से अट्रैक्ट हुए, उसके लिए फूल जो है वो रंग बिरंग के हो रहे हैं। उनका जो पेटल्स हैं वो और अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग डिजाइन, स्टाइल, कलर्स में आ रहा है। वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहा है, इंटरैक्शन है। उससे उसको क्या फायदा हो रहा है? पॉलिनेशन, इंटरैक्शन है। फिर इन शहद वाली मधुमक्खियों या बाकी जो इंसेक्ट्स है उनको फलों का रस मिल रहा है, उनको खाना मिल रहा है, इंटरैक्शन है। ठंडी के दिन में हजारों किलोमीटर दूर से साइबेरियन क्रेन, एक तरह का बगुला है, सारस है, तो साइबेरियन क्रेन ठंडी के दिन में वहां इतनी ठंड पड़ती है रसिया में कि वहां से वो आ जाते हैं कुछ महीने के लिए इंडिया, लाखों की संख्या में। टेम्परेचर से उस सारस का, उस साइबेरियन क्रेन का इंटरैक्शन है। यहाँ पे अच्छा मौसम मिला, ठीक, ये सब हो रहा है। गली में कुत्ते घूम रहे हैं, वो नई चीजों पर वो यूरिनेट कर दे रहा है, पेशाब कर दे रहा है। कोई उसके मोहल्ले में नया गाड़ी आया, उसका चक्के पे पेशाब कर दिया, पुल पे पेशाब कर दिया। ये क्या चल रहा है? तो पता चला कि वो अपने केमिकल्स, जिसको फेरोमोन्स कहते हैं, फेरोमोन्स, उसको रिलीज कर रहा है वो, ताकि वहां पे कोई दूसरा कुत्ता आए तो उसको पता चल जाए कि यहाँ पे कोई दूसरे कुत्ते रहते हैं और वो नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं, ये उनका एरिया है। ये एक कुत्ते के दूसरे मोहल्ले वाले कुत्ते के साथ इंटरैक्शन है, इंटरैक्शन है। बिल्ली अपने बच्चे को जब थोड़ा ही सा बड़ा होती है, उनके बच्चे होते हैं, तब वो बिल्ली एक बच्चे को उठा के गांव में उधर 2-4 घर के तरफ रख देगी, एक बच्चे को उठा के दूसरी तरफ, इधर 4 बच्चे हैं तो वो चारों अलग अलग दिशाओं में रख के आ जाएगी और उनको समझा देगी कि ये तुम्हारा 4 घर है, तुम्हारा 3 घर है। क्यों? ताकि उस घर से जूठा हो उसको मिल जाए खाने के लिए, इधर उसको मिल जाए खाने के लिए। ये क्या है? इंटरैक्शन है। और बिल्ली ये सब इतना इंपॉर्टेंटली करती है कि अगर वो बच्चा जाके छोड़ेगी, वो वापस अगर वो मम्मी मम्मी करते आ गई तो ये पीट पाट के फिर वहां पहुंचा देती है। नेचर में इंटरैक्शंस हो रहा है लगातार। आप कुछ मिनट नहीं जी सकते हैं नेचर में बिना इंटरैक्शन के। आप हर चीज के लिए डिपेंडेंट है अपने इन्वायरमेंट पे, सांस लेने के लिए, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, खाना के लिए, ठीक है। तो ये थी इतनी सारी जो बातें किए, इसको अभी यहीं रोकते हैं क्योंकि इंटरैक्शंस की कोई कमी नहीं है लगातार। और इस पर ही एक अलग से लेक्चर लिया जा सकता है, अलग अलग कि एयर में चलते हैं, पहले घूमते हैं, एयर वाले इंटरैक्शंस देखते हैं, लैंड वाले इंटरैक्शंस देखते हैं, फिर पानी में चलते हैं, पानी वाला इंटरैक्शंस देखते हैं। काफी लंबा हो जाएगा। आप इतना में फील कर लिए होंगे कि लगातार हम लोग अपने इन्वायरमेंट से इंटरैक्शंस करते हैं, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, हाँ हाँ हाँ, तो चलिए ये जो इंटरैक्शन कर रहे हैं, इंटरैक्शन कर रहे हैं, तो अब आप अपने घर के पास कोई तालाब है आपका, तो वो तालाब पे गौर कीजिए। उसमें ग्रीन प्लांट्स, जिसको आगे हम लोग प्रोड्यूसर कहने वाले हैं, वो है छोटे छोटे, पानी हरा हरा दिखने लगता है ग्रीन अलगी की वजह से और सियानो बैक्टीरिया की वजह से। वो क्या है? वो खाना बना रहा है फोटोसिंथेसिस में, और उसको छोटे छोटे जो उसमें कीड़े मकोड़े रह रहे हैं, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, ये सब रह रहे हैं, जिनको हम लोग जू प्लैंकटन कहने जा रहे हैं, वो उनको खा रहा है। और ये सियानोबैक्टीरिया और बाकी सब जो तैर रहे हैं, ये फाइटोप्लैंकटन है। तो फाइटोप्लैंकटन को जू प्लैंकटन खाया,
जू प्लैंक्टन को छोटी मछलियां खाई, छोटी मछली को बड़ी मछलियां खा गई, फिर बड़ी मछली को कोई चिड़िया आया वो उठा के लेके चला गया। ठीक, तो ये जो तालाब है आप गौर कीजिए तो ये अपने आप में एक फलता फूलता यूनिट ऑफ नेचर है। उसको आपको किसी मदद की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ये सारा काम कर रहा है और उसका पूरा सिस्टम सेल्फ रेगुलेटेड वे में चल रहा है, सेल्फ रेगुलेटेड वे में चल रहा है। इसको कह देते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम पार्ट ऑफ नेचर है, पार्ट ऑफ नेचर है जो बना होगा बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से। ठीक, ये पार्ट ऑफ नेचर कितना बड़ा या कितना छोटा हो सकता है, ये बहुत बड़ा हो सकता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, उसके सामने तालाब कितना छोटा है, इकोसिस्टम है। आपका जो क्रॉपलैंड है, अभी थोड़ी देर पहले जो खेती बाड़ी की बात कर रहे थे, वो खेत इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम है। छोटा से छोटा एक पानी का ड्रॉप भी, गंदे पानी का ड्रॉप भी इकोसिस्टम हो सकता है। आप कहेंगे सर ये तो थोड़ी देर के लिए ही है, ये ड्रॉप की अब इसकी जिंदगी कितनी है? मैंने नहीं ये कहा कि ये कितने देर के लिए है। इकोसिस्टम कहे जाने के लिए आपको देखना है कि उसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स है कि नहीं, और उनमें इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि इसमें सियानोबैक्टीरिया है, हाँ है। वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, हाँ कर रहा है। ठीक, खाना बना रहा है। फिर दूसरे बैक्टीरिया उसको खा रहे हैं या नहीं, तो कम से कम ये जो सियानोबैक्टीरिया है वो मरेगा तो उनको डिकम्पोजर्स खा रहे हैं। कौन खा रहे हैं? डिकम्पोजर्स। अभी थोड़ी देर में हम लोग देखने वाले हैं डिकम्पोजर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोसिस्टम का। तो आपको देखना है कि बायोटिक और एबायोटिक है कि नहीं उस सिस्टम में, और उनमें इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं। अगर ये है तो वो इकोसिस्टम है। तो छोटा से छोटा एक पानी का ड्रॉप इकोसिस्टम है। नदियां, तालाब, ओशन सब इकोसिस्टम है। ग्रासलैंड, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। ठीक, डेजर्ट इकोसिस्टम है। तो कोई कहेगा डिफाइन कीजिए, तो पार्ट ऑफ नेचर है विच हैज बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। मुझे याद आ रहा है कि ये चैप्टर समझने के लिए और ये सब चीजें समझने के लिए थोड़ा सा एक बेसिक बात कर दे जो आपके सिलेबस से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो सकता है। आइए, वो ये कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेचर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेचर है वो ये कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट करके बड़े बड़े बायोमॉलिक्यूल्स बनाए। ये सब इंटरैक्ट करके सेल्स बनाए। ये टिश्यू बनाया। टिश्यू जो है ये ऑर्गन बनाया, और कई ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाया, और फिर ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बनाया। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, वरना कंफ्यूजन में आप पड़ जाएंगे। कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो सिर्फ एक सेल के बने होंगे, तो यहां से लेके यहां तक कहीं पर भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है। एक सेल का बना हुआ, कुछ सेल्स का बना हुआ, टिश्यू का बना हुआ ऑर्गेनिज्म हो सकता है, हो सकता है। आएंगे आप 11th क्लास में तो एनिमल किंगडम में ये सब चीजें पढ़ रहे होंगे। ठीक, और ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होते होते जो सबसे बड़ा होगा वो ऑर्गन सिस्टम लेवल पे होगा ऑर्गेनिज्म। ये सारे के सारे में से आप गौर करेंगे तो इधर ये नॉन लिविंग है और इधर ये लिविंग है, ये लिविंग है। अब इसको आगे बढ़ाइए।
ऑर्गेनिज्म कई अलग अलग स्पीसीज के हो सकते हैं, एक ही स्पीसीज के हो सकते हैं। तो एक ही स्पीसीज के सारे ऑर्गेनिज्म जो एक एरिया में रह रहे हैं एट ए गिवन टाइम, उतना डिटेल नहीं, एक एरिया में रह रहे, बोलिए आगे हो, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म के ऊपर उन सब को जोड़ के पॉपुलेशन कह दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये एक ही स्पीसीज के मेंबर्स होंगे, मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है, पॉपुलेशन। अब उस एरिया में देखेंगे तो और स्पीसीज की भी पॉपुलेशन रह रही है। तो इस तरह से अलग अलग स्पीसीज का पॉपुलेशन, ध्यान रखिएगा इसमें सिर्फ एनिमल्स पे नहीं रहिएगा, प्लांट वगैरह सब पे आ जाइए, ठीक है। तो उन सब स्पीसीज को मिला के, ठीक, कम्युनिटी कहेंगे। अब ये जो कम्युनिटीज रह रहे हैं इतने सारे, वो अपने एबायोटिक से इंटरैक्ट कर रहे हैं। बायोटिक में तो इंटरेक्शन हो ही रहा है आपस में, एबायोटिक से भी एयर, वाटर, टेम्परेचर, सॉइल सबसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो जब उनसे इंटरैक्ट करेंगे तो तब जो यूनिट बनाएंगे, यूनिट ऑफ नेचर, उसको इको सिस्टम कहेंगे। ये जो सीक्वेंस है, ये दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लीजिए, ठीक। अंत बात, एक बात और बताएंगे कि आपने कहा कि यहां के आगे ये सब लिविंग है, लिविंग है। तो ये लिविंग चल रहा था यहां तक ही लिविंग था, यहां तक ही लिविंग था। इसके आगे जो था ये लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों हो गया, दोनों को लिया गया। यहां तक क्या था, सिर्फ लिविंग था, सिर्फ लिविंग। और कम्युनिटी से आगे बढ़ते ही ये इको सिस्टम में नॉन लिविंग को भी इंक्लूड कर लिया, मतलब बायोटिक एंड एबायोटिक। ये दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, ठीक। इसके आगे मन होगा कुछ तो थोड़ा सा, बड़े इकोसिस्टम को बायोम कहते हैं। बायोम बड़े इकोसिस्टम को कहते हैं जो सिमिलर क्लाइमेट कवर करता है इस दुनिया में। फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अफ्रीका में मिलेगा, कुछ इंडिया में मिलेगा, और अमेजन में तो मिलेगा ही मिलेगा जो साउथ अमेरिका में है। ये सब मिला के एक ही बायोम होंगे, ठीक। पोलर रीजन्स में टुंड्रा, पोलर रीजन से थोड़ा दूर टाइगा, ये सब क्या है, बायोम है, बायोम है। आप कहेंगे सर एक बायोम के अंदर कई छोटे छोटे इकोसिस्टम हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन उन सब को मिला के भी जो बायोम आप कह रहे हैं, बायोम को ये न कह देंगे कि इट इज अ ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम्स, इट इज अ लार्ज इकोसिस्टम, यही कहना है, ठीक। बायोम, और इस तरह से पूरे बायोम्स को धरती पर का मिला देंगे तो पूरा धरती हो जाएगा, और पूरे धरती को मिला के आप बायो स्फीयर कह देते हैं। और ये कुछ नहीं, ये हमारी अर्थ है, अर्थ है। आप इकोसिस्टम तक का सीक्वेंस जरूर ध्यान रखें, ठीक। एक बार सब फिर से पढ़िए पॉज करके, और अब हम आगे बढ़ते हैं। इको सिस्टम की बात हो रही थी कि ये फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है। इतना बोलना है, ये कीवर्ड्स, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है, बायोटिक प्लस एबायोटिक है। इंटरैक्शन अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हाँ इंटरैक्शन तो होना ही है, ठीक है। आपस में भी होना है, लिविंग का लिविंग से, और इंटरैक्शन, ठीक, लिविंग का नॉन लिविंग से। नॉन लिविंग को क्या कह दिया, फिजिकल इन्वायरमेंट, ये क्या है, एबायोटिक है, नॉन लिविंग है। अब जब ये बातें आप समझ गए तो चलिए थोड़ी सी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करें। तो इकोसिस्टम को कई बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है,
लैंड पे है तो टेरेस्ट्रियल है, पानी में है तो एक्वेटिक है। तो इस तरह से कई अलग अलग तरीके से आप ये कर सकते हैं। जो ब्रॉड कैटेगरी हम लोग यहाँ पे ले रहे होंगे वो नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल। आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर, जैसे आपको बोलेगा कि क्या फर्क है, तो आप बोलेंगे नेचुरल जो है वो उसको किसी ह्यूमन सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ठीक, उसको बने रहने के लिए, फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले मैं उस तालाब की बात कर रहा था जिसका सब कुछ खुद से अब चल रहा है, उसको किसी ह्यूमन सपोर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन वही आप छोटा सा टैंक बनाए जिसमें आप मछली पालन किए हुए हैं अपने घर के अंदर या घर के जस्ट पीछे अगल बगल में टैंक बनाए हैं, वो पॉन्ड नहीं है, तो उसमें आपको दाना देना होगा, आपको टाइम टाइम पे क्लीनिंग करना होगा, ये सब चीजें करनी होगी, वो आर्टिफिशियल हो जाएगा। एक्वेरियम 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 में जो आप मछलियां ला के रखते हैं वो आर्टिफिशियल है, क्योंकि उसको ह्यूमन सपोर्ट की जरूरत है, आपको दाना देना होगा, टाइम टाइम पे सफाई करना होगा। ठीक, तो नेचुरल और आर्टिफिशियल की बात करेंगे। ठीक, और आगे बढ़ते हैं स्लाइड में, फिर देखते हैं। एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर विदाउट ह्यूमन सपोर्ट या इंटरफेरेंस। ह्यूमन सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में सफिशियंट है। ठीक है, अब फिर इनको आप कह सकते हैं कि अगर वो लैंड पे है तो वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, पानी में है तो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। ठीक, डेजर्ट एग्जांपल्स जम के दिया करेंगे, डेजर्ट ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक्स, एस्चुअरीज, रिवर्स एंड ओशंस। ठीक, अभी हम लोग देख रहे हैं नेचुरल, इसमें कोई आर्टिफिशियल नहीं आया अभी तक। ठीक, समझ रहे होंगे, ये सब खुद से अपना देखभाल कर सकते हैं। उसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे, कई बार आपको मिलेगा, आप यूज करेंगे तो और अच्छा लगेगा कि नेचुरल जो है ये सेल्फ रेगुलेटरी होगा। सेल्फ रेगुलेटरी होगा, आपस में खुद इंटरेक्शन को रेगुलेट कर रहा होगा, और सेल्फ सस्टेनेबल होगा। वो अपने पालन पोषण के लिए किसी पे निर्भर नहीं होगा, उसको बाहर से खाने की जरूरत नहीं है। सेल्फ सस्टेनेबल। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक, ह्यूमन के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, कई बार बनाने के लिए भी और कई बार मेंटेन करने के लिए भी, कई बार दोनों के लिए। ठीक, तो ह्यूमन इंटरफेरेंस चाहिए। ये सेल्फ रेगुलेटिंग को लैक करेगा, नहीं होगा इसके पास। अब ये भी बात कर रहे थे सेल्फ रेगुलेटरी एग्जांपल्स में, एक्वेरियम, मछली पालन जो आप घरों में कर रहे हैं वो पालन नहीं है बेसिकली, वो तो शोभा के लिए है, वो एक्वेरियम की बात हो रही है। गार्डन्स, बगीचा, पार्क्स, और ये खेती वाला जगह, फील्ड क्रॉप्स, तो वो सब इकोसिस्टम है। इसको क्रॉपलैंड इकोसिस्टम बोल देंगे, यहाँ पे सीधे फील्ड क्रॉप्स लिखा हुआ, इसको आप क्रॉपलैंड इकोसिस्टम बोलेंगे टेक्निकल टर्म में, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। ठीक, एग्रो इकोसिस्टम, सारी खेती वाले सब चीजों को मिला के, ये सब मैन मेड, सब जहां पे एग्रीकल्चर आएगा वो इससे मिलती जुलती बात ऊपर भी की हुई है। कंपोनेंट्स आपने देखा बायोटिक और एबायोटिक होगा, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जोड़ देंगे जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। ठीक है, उनमें इंटरेक्शन हो रहा होगा, हाँ हो रहा होगा। बायोटिक का अब डिवीजन देखने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स। थोड़ी देर पहले मैंने प्रोड्यूसर ऐसे बोल दिया था तेजी से, तब उसी की तरफ बढ़ रहे हैं कि अब जो बायोटिक है जरा वो कौन सा फंक्शन कर रहा है नेचर में, इसकी चर्चा हम लोग करें। तो फोटोसिंथेसिस से कहानी शुरू होती है, मतलब ग्रीन प्लांट्स, अलगी एंड सम बैक्टीरिया
उसमें सियानोबैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, जो कि एक मोनरेंस है। तो ये फोटोसिंथेसिस में सनलाइट के एनर्जी को कैप्चर कर रहे हैं, उससे वो अपना टिश्यू सिंथेसाइज कर रहे हैं, एनर्जी के मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर रहे हैं, खुद भी अपना एनर्जी का काम चला रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं और आगे वाले सभी ऑर्गेनिज्म को खिला रहे हैं। ये जिससे कहानी शुरू होती है उसको प्रोड्यूसर्स कहते हैं। प्रोड्यूसर्स कहते हैं, बाकी सब के सब कंज्यूमर्स होंगे, कंज्यूमर्स होंगे, कंज्यूमर्स होंगे। तो जो प्लांट को खाएगा उसको प्राइमरी कंज्यूमर कह देंगे। प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर। प्लांट को रैबिट खाया, रैबिट को डॉग खा गया, डॉग को भेड़िया खा गया, इस तरह से आगे भी बढ़ सकते हैं। थोड़ी देर बाद देखेंगे कहां तक बढ़ सकते हैं। टर्शियरी कंज्यूमर को आप कई बार टॉप कार्निवोर्स कह देते हैं, टॉप कार्निवोर्स, टर्शियरी कंज्यूमर। अब देखिए, जो प्रोड्यूसर्स है यही खाना बना रहे हैं खुद के लिए भी और सभी के लिए, सभी के लिए। तो इनको प्रोड्यूसर अगर कह रहे हैं तो इनको जो खा रहा होगा, चूंकि ये प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स खा रहा है, तो इनको हर्बीवोर्स भी कह देंगे। रैबिट, गोट, बकरी, ग्रास हॉपर, ये सारी चीजें जो डायरेक्ट प्लांट प्रोडक्ट ही खा रहे हैं, ये क्या है? हर्बीवोर्स। इनको जो खाया वो कार्निवोर्स, कार्निवोर्स। ध्यान दीजिए, तो फिर उसको जो खाया वो भी कार्निवोर, तो इसलिए मैंने उसको टॉप कार्निवोर कह दिया। ठीक, कभी कभी इसमें भी प्राइमरी कार्निवोर लगा देता है, तो ध्यान रखिएगा, प्राइमरी कार्निवोर की शुरुआत यहां पे तीसरे नंबर से हो रही है, तीसरे नंबर से हो रही है। ठीक, तो सेकेंडरी जो होगा टॉप, उसके बाद अगला वाला आ जाएगा। तो इस तरह से सीक्वेंस बनेगा। ये जो खाने का मामला है, नेचर में खाने का जो फंक्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरैक्शन है। अब सुनिए, ये आप गौर करेंगे जब नेचर में, तो ये कभी भी इनको नहीं खाने लगेगा, इनको नहीं खाने लगेगा। मतलब सब अपना अपना एक जगह लेके रखा है नेचर में, हमको यहाँ पे काम करना है, हमको ये वाला काम करना है, ये फंक्शन करना है। ये जो बायोटिक लेवल्स ले रखा है, इन बायोटिक लेवल्स को जो स्पेसिफिक फंक्शन लेवल है उनको ट्रॉफिक लेवल्स भी कहते हैं। ट्रॉफिक लेवल्स, ध्यान देते जाइएगा। मैंने पहले प्रोड्यूसर कंज्यूमर में बातें की, इसमें फिर हर्बीवोर कार्निवोर की बातें लाए। ठीक, अब ये ट्रॉफिक लेवल जो है, अगर इसको हम टी से दिखाते हैं, कैपिटल से, तो प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, तो प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है। इसको किसी और कलर से ले लीजिए, ये T1, ये T2 और ये T3, तो ये T4। ये ट्रॉफिक लेवल्स है। ट्रॉफिक लेवल्स एनर्जी फ्लो की भाषा में बात करता है, तो वो कहता है कि पहला जो एनर्जी आया सनलाइट से, यही रखे हुआ है, ये फिर आगे बढ़ा रहा है, तो ये ट्रॉफिक लेवल्स है। जैसे ही आपको ये बात समझ में आई, तो फिर से ये वाला चार्ट दिमाग में बसा लीजिए, क्योंकि हम आपसे सीधा ये पूछ सकते हैं कि बताइए प्राइमरी कार्निवोर्स का ट्रॉफिक लेवल क्या है, तो तुरंत आप कहेंगे पहले प्रोड्यूसर आया, उसके बाद जो उसको खाया वो आया। ठीक है, लेकिन वो अभी हर्बीवोर है। कार्निवोर की कहानी शुरू होती है तीसरे नंबर पे, T3 से।
कार्निवोर्स, वो प्राइमरी कार्निवोर्स होगा। तो ट्रॉफिक लेवल 3 है, प्राइमरी कार्निवोर है, ठीक। और जरा देखिए तो कौन सा कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, क्योंकि कंज्यूम करना मतलब ग्रहण करना। ये ग्रहण करने की कहानी शुरू होती है यहां से, प्रोड्यूसर को छोड़ के बाकी कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर को छोड़ के बाकी सब कंज्यूमर है। तो इसलिए कंज्यूमर की कहानी शुरू करी तो सर, तो देखिएगा, तो जो T3 है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कार्निवोर है। ये तीनों नेचर में एक ही जगह को ऑक्युपाई कर रहा है। आपसे पूछा जाए कंफ्यूजन के लिए कोई जगह नहीं रहने दीजिएगा। इस तरह से बाकी के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर बोले तब, T2 बोले तब, ये सब एक ही स्पेस को, स्पेस कर है, एक ही पोजीशन को ऑक्युपाई कर रहा है नेचर में। अगर आप एनर्जी फ्लो की बात कर रहे हैं जो सनलाइट से आया था और आगे बढ़ा था। अब जब ये बातें आप समझ गए तो देखिए जरा बायोटिक कंपोनेंट्स का प्रोड्यूसर, क्या वो ऑटोट्रफ है, अपना खाना खुद बना रहा है? जी हाँ। कैसे? तब फोटोसिंथेसिस से। ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड सर्टेन बैक्टीरिया, इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ये बात तो आपको बोल ही देना है कि सारे के सारे ग्रीन प्लांट और कुछ बाकी। प्रोड्यूसर का फंक्शन देखिए, ये जो है यही है जो सन से एनर्जी को कैप्चर कर रहा है और उसी पर फिर सारी स्पीसीज की जिंदगियां चल रही है। तो इनका बहुत एहसान है। और इस वजह से जब सबकी एनर्जी चल रही है प्रोड्यूसर से, और प्रोड्यूसर किससे ले रहा है? सन से, सो सन इज कॉल्ड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हम जो बोल रहे हैं वो साउंड एनर्जी है। ये कहां से आया? तो आप कहेंगे कि ये वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस हुआ, वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन से, वाइब्रेशनल एनर्जी से। वाइब्रेशनल एनर्जी कैसे आया? तो आप बोलेंगे जो एयर लंग ने प्रेस किया है बोलने के लिए, उसके काइनेटिक एनर्जी से। वो कहां से आया? लंग के मस्कुलर एनर्जी से। उसके चारों तरफ जो मसल्स है जो उनको हेल्प कर रहे हैं ये सब काम करने में, फॉर एग्जांपल डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल्स, तो ये सब के मस्कुलर एनर्जी से। उसमें एनर्जी कहाँ से आया? एटीपी से। एटीपी में कहाँ से आया? माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ से आया? ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से। ग्लूकोज कहाँ से आया? खाना से। खाना कहाँ से आया? प्लांट से। प्लांट के पास वो एनर्जी कहाँ से आई? सनलाइट से। पहुंच गया ना सूरज पे। आप कहेंगे कि हम तो चिकन खाए थे। तो आप चिकन खाए थे तो फिर चिकन प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाई थी, तो फिर वहां कहां से आता? अल्टीमेटली पहुंच जाएंगे आप सन पे। तो जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑन अर्थ आपको दिखाई देता है, ठीक, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो सारे, उसका सोर्स सन है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सारे, बाकी में कुछ दूसरे सोर्सेस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी वो सन से नहीं पहुंच रही है, वो जब न्यूक्लियस बना था एटम का, उसमें एनर्जी स्टोर था, आपने उसको ब्लास्ट करा दिया और वहां से एनर्जी निकाल लिया, ठीक है। उसी तरह से धरती के अंदर अभी आग है, तो वो जियोथर्मल एनर्जी वो सन से अभी नहीं पहुंच रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जब धरती बनी थी तब का ही है वो। उतना इधर उधर ना जाए, लेक्चर लंबा हो जाएगा। कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यस। और ये सब आगे के लिए देंगे सबको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलिए, सारे इकोसिस्टम को चला रहा होगा ये लोग। एयर के कॉम्पोजिशन को मेंटेन करने में प्रोड्यूसर का रोल है। CO2 और O2, ये CO2 लेगा और O2 देगा। नेट ये अपने सांस लेने के लिए ये भी ऑक्सीजन ही लेगा, ठीक। जो माइटोकॉन्ड्रिया में अभी अभी ATP प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उसके लिए इसको भी ऑक्सीजन चाहिए, ठीक। लेकिन ये फोटोसिंथेसिस में उससे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो नेट आपको मिल जाता है, ठीक। दिन को, रात को नहीं। रात को वो भी ले रहा होता है ऑक्सीजन, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन देने के लिए नहीं होता है।
कंज्यूमर, कंज्यूमर जो दूसरे पे खाने के लिए डिपेंडेंट हो उसको हेटेरोट्रॉफ भी कहते हैं, हेटेरोट्रॉफ भी कहते हैं। यहीं पे हम कहते चले कि हेटेरोट्रॉफ में सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो सकता है और होलोजोइक न्यूट्रिशन हो सकता है। ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं। किस पर? डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करेंगे सैप्रोट्रॉफ्स, और ये जो है निगल के खाते हैं। टेक फूड इनसाइड द बॉडी, होलोजोइक। एक सिंपल भाषा में इसको कहते हैं, ये लोग पहले बाहर एंजाइम रिलीज करके उनको ब्रेक डाउन करते हैं और फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसलिए अपनी भाषा में कह देते हैं कि ये पहले पचाता है तब खाता है, और ये पहले खाता है तब पचाता है। तो दूसरे पे डिपेंडेंट है, डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर्स प्लांट्स। अब ये भी देखे हैं, डायरेक्ट खा ले प्लांट को तब या इनडायरेक्टली। अब कंज्यूमर्स में देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने सब बातें कर दी। हर्बीवोर्स पढ़ेंगे इसके लिए आप सब चीज, कुछ नहीं। अब ये सब मैं क्या गिनवाऊं आपको एग्जाम्पल, कि गाय बैल भैंस देते जाइए, जेबरा, गोट्स, रैबिट, ग्रासहोपर, बढ़ते हैं आगे। कार्निवोर्स जो उनको खा रहा हो, उनको खा रहा हो। अच्छा एक बात अभी बोल दे, प्रोड्यूसर जो है, जो ग्रीन प्लांट्स एंड अलगी एटसेट्रा जो है, प्रोड्यूसर्स को कभी कभी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी कह देंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको प्रोड्यूसर ही समझना है, वही जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर्स, कार्निवोर्स दैट फीड ऑन हर्बीवोर्स। ठीक, सेकेंडरी कार्निवोर्स बोल सकते थे कि वो खुद फिर किसी हर्बीवोर्स को खा रहे हैं। सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर्स। अच्छा ये सेकेंड, ये प्राइमरी कंज्यूमर हुआ, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ, ये कह रहा है इस लाइन में। ठीक है, अब कार्निवोर्स जो दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं उसमें दो नाम आएगा तो घबराएंगे नहीं। ठीक है, ये भी एनिमल को खा रहा है, ये भी एनिमल को खा रहा है। कौन? स्कैवेंजर और ये प्रीडेटर। क्या फर्क है, हमेशा के लिए दिमाग में डाल लीजिए। वो ये कि प्रीडेटर्स मार के खाता है, फिर से प्रीडेटर्स मार के खाता है, और स्कैवेंजर्स मरे हुए को खाता है, मरे हुए को खाता है। ठीक, मतलब मरा हुआ पड़ा हुआ था उसको खा रहा था, जैसे कि गीदड़, लोमड़ी। लोमड़ी बहुत अच्छा, वो मरे हुए को खाने वाला में से नहीं है क्योंकि मार के भी खाता है वो। गिद्ध, गिद्ध, वल्चर दिया एग्जाम्पल क्या? नहीं तो लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्कैवेंजर है वल्चर, गिद्ध। और ये अभी हॉट टॉपिक है इंडिया का, क्योंकि इसकी आबादी गिद्ध की इतनी तेजी से गिरी है पिछले 20 साल में कि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है, कंसर्न हो गया है कि गिद्ध, कोई हाईवे, सड़क, कहीं किसी बगल में जानवर मर गया, कुछ मर गया, तो अब आज जो डाला जाता है वो वहीं पे सड़ रहा होता है, डिकम्पोज कर रहा होता है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा होता है। पहले जैसे वो मर के उधर पड़ा, गिद्ध पहुंच गए, खा पी के सब साफ कर दिया, हड्डियां खाली वहां छोड़ दिया, इन्वायरमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं, निकल लिया। तो वल्चर की आबादी 98-99% गिर गई। उसके पीछे भी एक अपनी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का पता चल चुका है, उस पर रोक लगा है, लेकिन तब भी एक दवाई है जो वेटनरी में दे दी जाती थी, उससे उनका किडनी फेल हो रहा था। ठीक, तो वल्चर, जैकल्स, ये सब स्कैवेंजर होगा, मरे हुए को खाता है, और प्रीडेटर ये खाता है। ठीक है, जो मार कर खाता है। इकोलॉजी में, इकोलॉजी में आप फसलों को काट के खा रहे हैं तो क्या ये प्रीडेशन है कि नहीं है? इकोलॉजी में प्रीडेशन का मतलब ये नहीं है कि आप पहले खदेड़ेंगे, दौड़ेंगे, पकड़ेंगे और तब मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो शिकार अलग चीज है। ठीक, तो कोई अगले स्पीसीज को खाता है और उसके वजह से उसका सीड या प्लांट
मारा जाता है तो दैट इज कॉल्ड प्रिडेशन। तो इकोलॉजी में लगभग हर स्पीसीज किसी दूसरे स्पीसीज पे डिपेंडेंट है, तो लगातार प्रिडेशन चल रहा है। और ये जो आगे हम लोग फूड चेन देखने वाले हैं, तो ये प्रीडेटरी फूड चेन कहलाता है, फूड चेन कहलाता है। तो वो भी प्रिडेशन है। लेक्चर के शुरुआत में मैं गेहूं की कुछ बात कर रहा था, तो गेहूं को काट लिए, उससे आटा बनाए, सब कुछ किए, तो ये क्या है? प्रिडेशन है, मारकर खाना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये चूंकि कह दे रहा है टाइप्स ऑफ कार्निवोर्स, तो फिलहाल यहाँ पे वो एग्जांपल्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये कार्निवोर कह रहा है जो जो मांस ही खाता है, वो एक अलग बात है। तो ये वो वाले प्रीडेटर्स की बात कर रहा है, तो वो कह दिए, वो अलग बात है, क्योंकि कार्निवोर का एग्जाम्पल यहाँ देना पड़ेगा आपको। लेकिन जो प्लांट्स को भी खा रहे हैं उसके प्रोडक्ट को, जिससे कि उसका स्पीसीज की संख्या घट रही है, फिर वो बढ़ा ले रहा है, वो एक अलग बात है, वो सब प्रीडेटर है इकोलॉजी में। फिर जो सब कुछ खाता है उसको ओमनिवोर्स कह देते हैं। पैरासाइट्स, पैरासाइट्स का तो फिर अंत नहीं होगा। एक को फायदा, और फायदा को अगर हम प्लस से दिखा दे तो दूसरे को नुकसान होगा। यहाँ जिसको फायदा हो रहा होगा वो पैरासाइट्स है, और जिसको नुकसान हो रहा होगा वो होस्ट है। डिकम्पोजर्स, अब एक बात थोड़ा सा फिर से समझ लिया जाए तब आगे बढ़ा जाएगा। ये जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, और तीसरा नाम आया डिकम्पोजर्स का। ये तीन कैटेगरी में सारे बायोटिक कंपोनेंट यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है। प्रोड्यूसर खुद भी खा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर को दे रहा है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर पे जा रहा है, और इस तरह से फिर आगे टॉप कार्निवोर्स तक जा रहा है। ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये सब पैदा हुए हैं, कभी ना कभी ये पैदा हुए हैं। जो आपको दिखाई देगा वो पैदा हुआ होगा, तो फिर वो मरेगा भी। तो ये सब जब मरेगा, डेड डेड डेड, जब मरेगा, तो ये जो मटेरियल उसके बॉडी में था, ठीक, प्लांट एनिमल्स में सब में जो मटेरियल था, वो मटेरियल अगर वो अपने पास ही रखे रह जाए, तो फिर आने वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए मटेरियल की कमी लगातार होते जाएगी, और इकोसिस्टम रुक जाएगा, नहीं आगे बढ़ेगा। तो जो मटेरियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में है, उसको डिकम्पोज होना जरूरी है। डिकम्पोज होने से क्या होगा? जो मटेरियल्स यानी मिनरल्स हैं, वो फिर से फ्री होंगे, सॉइल में आएंगे, एयर में आएंगे, वाटर में आएंगे, और प्लांट जो प्रोड्यूसर्स हैं, उन मटेरियल्स को, उन मिनरल्स को फिर वापस ले लेगा, और फिर ये कहानी शुरू हो जाएगी। तो ये काम डिकम्पोजिशन का जो करा रहा होगा, वो डिकम्पोजर्स कहलाएगा। और डिकम्पोजर्स बोलते ही आपके दिमाग में बैक्टीरिया एंड फंगाई, ये मोस्ट बैक्टीरिया, आप ये ना समझेंगे कि सर कुछ बैक्टीरिया तो होगा, कि अगर वो ग्रीन बैक्टीरिया है तो उधर पहुंच जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया और सारे के सारे फंगाई ये डिकम्पोजिशन करा रहे हैं। अब जैसे ही डिकम्पोजिशन की बात हुई, थोड़ी देर पहले आपको लग रहा होगा कि प्रोड्यूसर कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, कोई शक नहीं है। लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट काम डिकम्पोजर भी कर रहा है। तो ये जो आप कहीं पे जूठा फेंक दिए, 2 दिन बाद देख रहे तो वो अगर सड़ रहा है वहां पे, ठीक, तो ये सड़ना उतना ही जरूरी है जितना कि पौधे द्वारा उस फूड को
प्रोड्यूस करना था, क्रॉप को प्रोड्यूस करना था, दोनों उतना ही जरूरी है ताकि ये फिर से साइकिल चल पाए। ठीक, याद रखिएगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से हमारा शरीर बना है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं, नॉन लिविंग सब बने हुए हैं। तो जो आपके शरीर का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है वो सब इस एनवायरनमेंट में बिखरा हुआ था जो आके सज गया और आपका आज शरीर है। इसको फिर से बिखर जाना है और फिर से वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में चले जाएगा। तो जो आज आपका है वो कल पता नहीं फिर किस प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स कहाँ जाएगा, यू नेवर नो। तो इस तरह से फिर से बिखर जाता है और किसी एक के पास थोड़ी जाएगा, ये बिखर जाएगा, बिखर जाएगा। तो डिकम्पोजिशन एसेंशियल प्रोसेस है इकोसिस्टम का, एसेंशियल प्रोसेस है। जैसे मैंने वर्ड एसेंशियल यूज किया, मतलब उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो जरा बताइए तो, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर तीनों में क्या तीनों एसेंशियल है कि इकोसिस्टम को चलते रहने के लिए कोई दो भी होता तो काम चल जाता? वीडियो पॉज करके सोचिए और फिर सुनिए। जो कंज्यूमर्स है, अगर ये नहीं भी होते तो सनलाइट पे एनर्जी आया, प्रोड्यूसर फलेंगे फूलेंगे, ठीक, हरे भरे होंगे, ये मर जाएंगे, ये डिकम्पोजर उनको डिकम्पोज करेगा, फिर मिनरल्स वापस उसको मिलेगा, प्रोड्यूसर को सनलाइट मिलेगा, फिर आएगा। ये ना भी हो तो इकोसिस्टम चलता रहेगा। इंपॉर्टेंट बात। तो ये बात है, ये बात है। चलिए, अब डिकम्पोजर्स के बारे में जब आप समझ गए मामला, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि क्या है। तो वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो कर रहा होगा। ये लाइन हमेशा यूज करेंगे एक साथ, डेड एंड डिकेइंग मैटर, ब्रेक डाउन रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। सब के सब मरेंगे तो वहीं पहुंचेंगे, वही वाली बात है। मोस्ट बैक्टीरिया एंड फंगाई, डिकम्पोजर्स जो है न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकलिंग करा रहा है, फिर से पहुंचा रहा है प्रोड्यूसर को, ठीक है। और ये सारे कचड़े को, समझ रहे हैं, डिकम्पोज करा के साफ सुथरा कर रहा है। कितना जरूरी काम कर रहा है, सब बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। तो डिकम्पोजर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। इंपॉर्टेंस, एसेंशियल न्यूट्रिएंट साइकिल हो चुका, ये सब जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। रिसाइकलिंग रुक जाएगी, ये सब हम लोग ने पहले ही कवर कर दिया आपको। एसेंशियल कंपोनेंट, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम क्या क्या है? तो आप कहेंगे वो प्रोड्यूसर है और डिकम्पोजर है। तो कोई ऐसा आइलैंड इमेजिन करे, उस आइलैंड पे सिर्फ प्लांट्स है और डिकम्पोजर्स है, तो वो आइलैंड पे जिंदगी चल रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डिकम्पोजर्स है, ये बायोटिक कंपोनेंट्स की बात अब कर रहे हैं, तो वो नॉन लिविंग होगा, ये सारी बातें सब हो गई। लाइट, टेम्परेचर, वाटर, गैसेस, बहती हुई हवा, विंड, ठीक है। ये लाइट और टेम्परेचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ग्लोब पे अगर आप अर्थ को देखेंगे तो इक्वेटर रीजन्स में ज्यादा सनलाइट पड़ती है, तो उधर का टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, ठीक। जैसे जैसे पोलर रीजन्स में जाएंगे दोनों तरफ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, टेम्परेचर गिरता जाएगा। तो सनलाइट से सीधा रिश्ता है, ठीक। तो लाइट और टेम्परेचर, जहां लाइट ज्यादा वहां टेम्परेचर ज्यादा है, ध्यान रखेंगे। वाटर तो है ही, जल ही जीवन है। ये जो मैंने कहा अभी कि इक्वेटर से जैसे नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे तो टेम्परेचर गिरता जाएगा क्योंकि सनलाइट कम होता जाएगा। एक बात और यहीं पे ध्यान रखिएगा कि
धरती के सरफेस से ऊपर की तरफ अगर बढ़े हम, फॉर एग्जाम्पल पहाड़ों पे जाए, तो जो जो कहानी इक्वेटर से पोल की तरफ जाने में हुआ था वो सारी कहानी रिपीट होगी। जिस तरह के बायोम्स, जिस तरह के इकोसिस्टम्स मिल रहे होंगे, इधर भी वैसे ही मिलते जाएंगे। लास्ट में बर्फ ही बर्फ, तो इधर भी बर्फ ही बर्फ ऊपर में। तो इनको जो स्पेशल मामला है, जो हाइट की वजह से मामला हो रहा है, इनको अल्पाइन क्लाइमेट कह देंगे। अल्पाइन नाम आते ही आपको पहाड़ों पे चले जाना है। लाइट की बातें हुई, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। पूछेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इतना ज्यादा टेम्परेचर से क्यों फर्क पड़ता है, तो वही बात फिर से आप बोलेंगे कि क्योंकि टेम्परेचर से एंजाइम की एक्टिविटी तय होती है, और एंजाइम के अच्छे एक्टिविटी के लिए टेम्परेचर एक ऑप्टिमम होना चाहिए, ना ही कम नहीं ज़्यादा। ठीक है, एक तो ये बात। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट जिस तरह से होगा उसी तरह से एनिमल होगा। अरे खिलाने वाला जैसा होगा, खाने वाले वैसे आएंगे वहां पे। तो इकोसिस्टम में कैसे एनिमल्स दिखेंगे, तो आप सबसे पहले कहेंगे कैसे प्लांट्स की बात कर रहे हैं आप, उसको खाने वाले वैसे ही ज्यादा एनिमल्स वहां पाए जाएंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की कहानियां आप सुनते रहते हैं। ठीक, नाइट्रोजन की थोड़ी सी कहानी हम लोग इसकी बातें कर ले, जो कुछ समझने वाली बातें हैं जो आप मिस कर जाते हैं। मेड अवेलेबल टू प्लांट्स थ्रू द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। ये बताइए कि हम एनवायरनमेंट से डायरेक्ट जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ले सकते हैं, तो वो नाइट्रोजन क्यों नहीं ले लिए? सवाल समझ रहे हैं फिर से। एनवायरनमेंट में CO2 0.3 है, 0.03% है, नाइट्रोजन 78% है। तब नाइट्रोजन लेने के लिए इसको बैक्टीरिया और कुछ दूसरी चीजें की मदद लेनी पड़ी। दूसरी चीजें क्या? जो बिजली कड़कती है तो वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को तोड़ देगा, तो फिर वो कुछ ऐसे रूप में बदल जाएगा कि प्लांट ले लेगा। प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले पाता है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है ये इतना स्ट्रांगली बॉन्डेड है, दोनों नाइट्रोजन एटम, कि ये इनर्ट गैस जैसे बिहेव करते हैं। लगभग, पूरी तरह से नहीं, लगभग। ये जल्दी रिएक्शन नहीं करना चाहते हैं। तो इनको कैच करने के लिए जो रिसीवर है वो इवोल्यूशन में इवॉल्व ही नहीं हुआ प्लांट्स और एनिमल्स में। तो इसके लिए जो एनारोबिक एनवायरनमेंट चाहिए, वो बैक्टीरिया वो उपाय करता है, और उस एनवायरनमेंट में इसको ऐसे रूप में चेंज करता है कि प्लांट उसको ले सके, जैसे कि नाइट्राइड्स और नाइट्रेट्स के फॉर्म में, अमोनियम आयंस के फॉर्म में चेंज हो जाए, इन सब चीज में तो वापस ले लेगा। और नाइट्रोजन जिंदगी के लिए एकदम जरूरी है, एकदम जरूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन का एक अभिन्न अंग है, और प्रोटीन से ही बॉडी बनता है। एनिमल्स में कुछ ज़्यादा ही, प्लांट्स में भी, क्योंकि बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, बिना एंजाइम्स के कुछ हो सकता है क्या? और ये सब प्रोटीन में के बने हुए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स भी हैं, लेकिन आप एंजाइम की बात करें, मेटाबॉलिज्म होने के लिए एंजाइम चाहिए, और सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन हैं। ठीक, तो इसलिए आपको नाइट्रोजन का ये कहानी सुनना जरूरी था। बहती हुई हवा को विंड कहते हैं। एबायोटिक फैक्टर है, सीड को फैलाने में मदद करेगा, प्लांट के जो मिट्टी है ऊपर का वो उड़ाने में मदद करेगा। इससे कई बार फायदा होगा, कई बार नुकसान होगा। जो टॉप सॉइल है, अगर वो फर्टाइल नहीं है तो हट गया, नीचे वाली फर्टाइल आ गई तो अच्छी बात है, लेकिन पहले वाला पता चला कि टॉप सॉइल था वो ज्यादा फर्टाइल था, वो हट गया तो फिर गड़बड़ हो गया। तो एनीवेज ये अफेक्ट करेगा इकोसिस्टम को। और वाटर की बात हो गई, एसेंशियल है लाइफ फॉर्म्स पे। ठीक है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट टू ड्राई डेजर्ट्स डिपेंडिंग ऑन वाटर अवेलेबिलिटी की बात हो रही है।
ये वाटर अवेलेबिलिटी की बात होते परमाफ्रॉस्ट मैंने लिखा है, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पानी प्लांट और एनिमल्स के लिए अवेलेबल भी होना चाहिए। पता चला वो इस रूप में है, फॉर एग्जाम्पल परमानेंट आइस बना हुआ है पोलर रीजन्स में, पहाड़ों पे, ज्यादा ऊंचाई पे, तो फिर वो अवेलेबल नहीं है प्लांट्स के लिए, अवेलेबल नहीं है वो, ठीक। इसके वजह से वहां पे डाइवर्सिटी बहुत कम है। नंबर इन टाइप्स ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड डाइवर्सिटी, वो कम है। तो इसलिए सिर्फ पानी ही नहीं होना चाहिए, पानी को अवेलेबल फॉर्म में होना चाहिए जो ये यूज किया जा सके, ठीक। दुनिया में सबसे ज्यादा पानी तो समंदर में है, लेकिन वो इतना नमकीन है कि कुछ ही प्लांट उसमें ग्रो कर सकते हैं, जो बाकी प्लांट्स इस टेरेस्ट्रियल रीजन में है सब खत्म हो जाएंगे उससे। तो इसलिए पानी कैसा है ये भी इंपॉर्टेंट है। फूड चेन वो जो थोड़ी देर पहले बातें कर रहे थे एनर्जी फ्लो की, तो एनर्जी फ्लो में जो अलग अलग जगह ले रखा था वो सबको बोले थे ट्रॉफिक लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल में जो स्पीसीज का इंटरेक्शन दिखाता हो खाने के तौर पे, वो जो इंटर लिंकिंग है बिटवीन टू स्पीसीज और उस तरह से आगे, वो जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ बायोटिक components in energy flow और एनर्जी फ्लो ट्रॉफी लेवल पे फूड के फॉर्म में हो रहा है। ये सीक्वेंस क्या कहलाता है? फूड चेन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रास है, ग्रास को रैबिट ने खाया, या बकरी ने खाया, इसको वॉल्फ खा गया। ये फूड चेन है, फूड चेन है। मैंने सिर्फ 3 लेके बनाया है, यह भी आगे जा सकता है। वॉल्फ को लायन खा सकता है, एक और बढ़िया, लेकिन उसके अब आगे नहीं बढ़ेंगे, इसको कोई नहीं खाता है, वो टॉप कार्निवोर आ गया। तो ये जो सीक्वेंस था ये फूड चेन कहलाता है। लीनियर नेटवर्क, ध्यान रखिएगा, ये लीनियर नेटवर्क है। ये ऑर्गेनिज्म का आपस में रिश्ता बता रहा है कि कौन किसको खाता है। नेचर में एनर्जी फ्लो के लिए खाना जरूरी है कि ये अगले लेवल पे पहुंचे, अगले लेवल पे पहुंचे। हाँ, तो फूड चेन में ये सारी बातें हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक। डिकम्पोजर्स को फूड चेन में ऐसे सीक्वेंस में नहीं लेंगे, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। तो ये भी मरेगा, यही मरेगा, ये सब मरेगा, तो किसके पास पहुंचेगा? डिकम्पोजर्स के पास। तो ऐसे ये सारे फूड चेन में प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, ये सारी तक यहां तक तो लिखाएगा, लेकिन डिकम्पोजर फूड चेन में नहीं लिखाएगा ऐसे, ठीक है। वो एक अलग ही चैनल है, एक अलग ही चैनल है। कुछ फूड चेन देखिए, ठीक। घास पत्ते को खाया हिरन, हिरन को खाया बाघ, घास को खाया ग्रास हॉपर, उसको मेढक, मेढक को सांप, सांप को हॉक, पाज, चील। ये देखिए, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम चल रहा है, ठीक। ये प्रोड्यूसर्स हैं पानी के अंदर वाले छोटे छोटे प्लांट्स, उसको फिर इंसेक्ट्स ने खाया, आर्थ्रोपोड्स ने खाया, उनको मछलियों ने खाया, मछली को खा गया बगुला। फूड चेन टेरेस्ट्रियल हो सकता है, एक्वेटिक हो सकता है। इसमें मेरे बताने वाला इतना ही है कि फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूसर्स हैं, इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं। कहाँ? एक्वेटिक फूड चेन में सबसे ज्यादा यही
जो है फूड बना रहे हैं, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन में वो प्लांट जोड़ेंगे जो इतने छोटे हैं कि वो पानी में तैर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, प्लांट के अंदर कुछ पौधे भी जमते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई अलगी होते हैं बड़े बड़े, उनको फाइटोप्लैंक्टन नहीं कहेंगे, आप कहेंगे सर वो पानी में के अंदर का प्रोड्यूसर है ना। हाँ है प्रोड्यूसर, है प्रोड्यूसर, लेकिन फाइटोप्लैंक्टन, ये प्लैंक्टन वर्ड जो है ना उनके लिए नहीं यूज करते हैं, ये जो तैर रहे हैं उनके लिए यूज करते हैं, ठीक। और वही जो एनिमल्स तैर रहे हैं उनके लिए जू प्लैंक्टन, फिश उसको खाएगा, फिर उसको टॉप कार्निवोर, पानी का टॉप कार्निवोर शार्क है। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि आप तालाब में फाइटोप्लैंक्टन जू प्लैंक्टन उसको मछलियां खा रही है और उसके बाद शार्क ले आए। अरे जहां है ये टॉप है वहां के लिए सब जगह आप शेर बाघ थोड़े ही लेके आ जाएंगे। क्या सिग्निफिकेंस है फूड चेन का? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मटेरियल से न्यूट्रिएंट्स है। हाँ, कहां से? तो लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल्स तक। हाँ, ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन एक्ट एज व्हीकल्स फॉर ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो ऑर्गेनिज्म है, देखिए वो इकोसिस्टम में क्या रोल अदा कर रहा है। तो वो अपनी जिंदगी जी रहा है वो ठीक है, लेकिन वो पहले वाले ट्रॉफिक लेवल से अगले वाले ट्रॉफिक लेवल को एनर्जी पहुंचाने में मदद कर रहा है। सो इट इज ऑल्सो एक्टिंग लाइक व्हीकल, सवारी की तरह। इंटरैक्शंस, ठीक है, ये तो बातें हुई फीडिंग रिलेशनशिप की बहुत सारी। अब आइए बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। देखिए सिग्निफिकेंस में उसकी चर्चा हो गई तो गिना देंगे कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या है फूड चेन में, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। ऑर्गेनिज्म व्हीकल्स की तरह एक्ट कर रहा है एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल तक पहुंचाने में, ठीक है। उसी में फीडिंग रिलेशनशिप समझ में आ रहा है कि कौन कार्निवोर है कौन हर्बीवोर है। उसी में एक घटना हो रही है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जो थोड़ी देर में समझेंगे। हाँ, फूड चेन का सिग्निफिकेंस में ये भी एक सिग्निफिकेंस आप जोड़ लेंगे, इसको थोड़ी देर में समझते हैं। आइए, फूड वेब। वेब का मतलब जाल, वेब का मतलब जाल। नेचर में फूड वेब पाया जाता है कि फूड चेन पाया जाता है? फूड वेब पाया जाता है। फूड चेन जो है एक सीक्वेंस समझाने के लिए बनाया गया, वो ठीक है, लेकिन जब आप नेचर में देखेंगे, ठीक है, तो फूड वेब पाया जाएगा, मतलब ये जो चेन था अगले चेन से कनेक्ट हो जाएगा। ये उसको मतलब ये बताएगा नेचर में कि एक ही ऑर्गेनिज्म कई अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को खा सकता है, खा सकता है। तो इधर से उधर फूड चेन कनेक्ट हो जाता है और इस कनेक्शंस को फूड वेब कहते हैं और नेचर में फूड वेब पाया जाता है। आप अपनी ही बात कर ले तो आप कई अलग अलग स्पीसीज पे डिपेंडेंट है, कई अलग अलग स्पीसीज का प्रिडेशन कर रहे हैं, आप उनको खा रहे हैं, ठीक है। चाहे आप शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, कोई सिर्फ एक आइटम नहीं खाता है, नहीं खाता है, ठीक। तो नेचर में फूड वेब पाया जाता है, वो इंटरकनेक्शन है चेन्स के बीच। ब्रांचिंग होने लगेगा फूड चेन में। ये देखिए, ये देखिए, मकई को ग्रास हॉपर ने खाया, ठीक, ग्रास हॉपर को चूहा खा लिया, या मेढक भी खा सकता है। अरे अरे, मेढक जो है इसको डायरेक्ट सांप पकड़ लिया तो वो भी खा गया, और ईगल को दिखाई दिया तो वो भी खा गया, वो भी खा गया। ये देख रहे हैं कनेक्शन। फिर चूहा को सांप तो खाता ही है, ये लोग भी खा जाते हैं, ये लोग भी खा जाएंगे, वुल्फ, ईगल। तो इस तरह से ये ब्यूटीफुल डिफिक्शन है फूड वेब का, और आप कहेंगे नेचर में वेब पाया जाता है। ये देखिए, मैंगोज को फ्रूट फ्लाई ने खाया, फ्रूट फ्लाई को ड्रैगन फ्लाई, ये अब बड़ा कम ये भी मिलता है, पहले ये खलिहान में बहुत उड़ता था। ये फिर उसको किसी चिड़िया ने खाया, चिड़िया को, बड़ी चिड़िया जो चील है वो खा गई। हमने पहले ही ट्रॉफिक लेवल्स आपको समझा दिया है, और देखिए ट्रॉफिक लेवल्स में जो बेस है, जो बेस है वो कौन ऑक्युपाई कर रहा है? प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर।
पहले ही मैंने समझा दिया है, स्पेसिफिक जो जगह है फूड चेन अकर्स थ्रू वेरियस स्टेप्स, और सारे स्टेप्स को क्या कह देंगे, ट्रॉफिक लेवल। तो एनर्जी प्रोड्यूसर से टॉप कार्निवोर तक जा रहा है, टर्शियरी कंज्यूमर को कह देते हैं हम क्या, टॉप कार्निवोर। तो एनर्जी ऊपर की तरफ जा रहा है, ध्यान रखिएगा, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है हर लेवल पे, ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी। ये क्या मामला है, समझा जाए। इस पे डिटेल स्टडी लिंडमैन ने किया था, और उन्होंने जो पाया वो था कि केवल 10% एनर्जी अगले ट्रॉफिक लेवल पे जाता है, बाकी 90% इसी लेवल पर रह जाता है और यहां से फिर बिखर जाता है, आगे केवल 10 जाता है। तो अगर यहाँ पे 100 है तो केवल 10 गया, 90 इसी लेवल पे रह गया और वहां से फिर डिकम्पोज हुआ और दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में चला गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हीट प्रोड्यूस होगा, रेस्पिरेटरी लॉस होगा, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए रेस्पिरेशन के लिए। तो लिंडमैन ने 10% एनर्जी लॉ दिया। ठीक, तो ये जैसे आप ये समझे तो आपको पता चल गया कि सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी, अमाउंट किसका ज्यादा होगा, बॉडी वेट किसका ज्यादा होगा, तो सारे प्रोड्यूसर्स का। ये कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और सिर्फ 10% जा रहा है, तो ये 10 फिर उसका 10 आगे जाएगा। मतलब यहां अगर 1000 जूल लिए हैं तो यहाँ पे 100 जाएगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो कहाँ आप प्रोड्यूसर के पास 1000 जूल लिए थे तो यहाँ पे टॉप कार्निवोर के पास 1 जूल पहुंचा, इतना कम हो गया। तो इसकी वजह से ये जो ट्रॉफिक लेवल्स है ये बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है, 3-4 तक जाते जाते समाप्त हो जाता है। ठीक, बहुत कभी कभी आप स्पेशल फूड चेन बनाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ट्रॉफिक लेवल देखेंगे तो उसमें सब इंटरकनेक्शन की वजह से ट्रॉफिक लेवल फिर आ जाएगा, बहुत होगा तो 4-5 तक जाएगा। तो ट्रॉफिक लेवल सीमित है क्योंकि एनर्जी फ्लो जो है वो केवल 10% है हर ट्रॉफिक लेवल पे, 10 फिर उसका 10 उसका 10, ये काफी कम होता जाता है। तो ये एक नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स पे एक क्या कहते हैं, रोक लगाता है कि वो बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है। ये देखा जाए सनलाइट प्रोड्यूसर्स के पास अगर 1000 जूल है तो ये देखिए अगले ट्रॉफिक लेवल पे उसका 10% 100 जूल, अगले पे उसका 10 जूल, अगले पे केवल 1 जूल। देख रहे हैं ना। अच्छा, गलती से भी फिर सनलाइट पे मत लिख दीजिएगा कि 10 इसका 10% ये होगा, ना ना ना, सनलाइट तो आ रहा है, पूरे धरती पे पड़ रहा है, उसका केवल 1% ही प्रोड्यूसर फूड में कन्वर्ट कर पा रहा है। ठीक, इसलिए ये लॉ यहां के आगे लगा दीजिएगा, ना कि सनलाइट और प्रोड्यूसर के बीच लगा दीजिएगा। यहां से यहां तो केवल 1% ही है जो कैप्चर कर रहा है प्रोड्यूसर सनलाइट का, किसमें, फोटोसिंथेसिस में। स्टेप्स ऑफ एनर्जी फ्लो, ग्रीन प्लांट शुरुआत करेगा और 1% एनर्जी करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा फूड में कन्वर्ट कर दिया तो वो कौन सा एनर्जी का रूप हो गया, केमिकल एनर्जी। और उसके बाद फिर आगे सबको मिलता गया, लेकिन हर लेवल पे अच्छा खासा एनर्जी हीट में लॉस होगा। ठीक, और फिर वो अपने लिए भी इस्तेमाल करेगा। ठीक, तो लॉसेस, अगर एनर्जी लॉसेस की बात करेगा हर ट्रॉफिक लेवल पे तो 2 बात मुस्तैदी से गिना दीजिएगा। एक तो हीट लॉस, बॉडी लगातार हीट लॉस कर रहा है, एनिमल प्लांट सभी का। ठीक, तो उसके लिए एटीपी यूज हो रहा है। एटीपी कहाँ से आ रहा है, यहीं से आ रहा है। ठीक, तो हीट लॉस और रेस्पिरेटरी लॉस, ये दो गिना दीजिएगा हमेशा।
ठीक, जब थोड़े से अगले ट्रॉफिक लेवल पे जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्म आने लगेगा। एनिमल्स चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, प्लांट्स ये काम नहीं कर रहा है, तो एनिमल्स में ये दोनों फॉर्म तो रहेगा ही, साथ साथ में काइनेटिक एनर्जी और ये सब की बातें आने लगेंगी। 10% लॉ की अभी भी हमने बात की बाय लिंडमैन, और उसके वजह से लिमिटेड ट्रॉफिक लेवल है, और 10% एनर्जी लॉस से पता चलता है कि एनर्जी का फ्लो इकोसिस्टम में यूनिडायरेक्शनल है। जो एक बार आगे की तरफ चला गया तो उधर से वापस नहीं आएगा। एक बार जरा सा मैं आपको बेसिक फील करा दूं। ये अर्थ है, इस पे सनलाइट आया, सोलर एनर्जी आया, ठीक है, और ये एनर्जी को कैप्चर किया अर्थ, ठीक, केवल 1% लिविंग ऑर्गेनिज्म में घुसा, बाकी 99% क्या हुआ, तो अर्थ जो गर्म होती है वो फिर ठंडा होगा, और फिर से ये यूनिवर्स में एनर्जी को बिखेर देगा। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में होगा। जो आया था वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो यहां से भागा वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है दोनों, वेवलेंथ अलग अलग होगा। ये आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये जो ज्यादातर भाग रहा है वो किस फॉर्म में है, वो इंफ्रारेड के फॉर्म में है, और इंफ्रारेड आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक, ये वाला दिखाई दे रहा होगा। इसमें भी अल्ट्रावायलेट है जो कि आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक। एनीवेज, मेरा क्वेश्चन ये है कि अर्थ जो है एनर्जी को लेके ओपन सिस्टम है कि क्लोज्ड सिस्टम है? ओपन सिस्टम है। यूनिवर्स से एनर्जी का लेना देना हो रहा है लगातार। अर्थ क्लोज सिस्टम नहीं है, एनर्जी बाहर से एंट्री भी हो रहा है और फिर यहां से बाहर भी जा रहा है। क्लियर? तो एनर्जी को लेके अर्थ जो है ये क्लोज्ड सिस्टम है, लेकिन मटेरियल को लेके तो जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्लांट प्रोड्यूसर कंज्यूमर सब में, हमारे शरीर में सब जगह जो है ये इसी धरती के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, और वो इसी धरती पे रहते हैं, वो नहीं जाते हैं। बस वो कभी इस ऑर्गेनिज्म में, कभी उस ऑर्गेनिज्म में, कभी लिविंग में, कभी नॉन लिविंग में, ये चलता रहेगा साइकिल। तो अगर आप मटेरियल्स को लेके देखें, मटेरियल्स को लेके देखें तो अर्थ एक क्लोज्ड सिस्टम है। क्लोज्ड सिस्टम है। हाँ, ये देखिए, ये मैंने ये पूछा है आपसे कि वो क्लोज्ड है, ये है अर्थ है, तो आप बता देंगे एनर्जी के फॉर्म में वो ओपन है, मटेरियल के फॉर्म में क्लोज्ड है। की ऑब्जर्वेशंस ये है कि एनर्जी जो आया सनलाइट से वो प्रोड्यूसर कैच किया, फिर आगे बढ़ाया, ये कभी भी वापस नहीं आया प्रोड्यूसर के पास, ठीक। वापस सनलाइट में मत भेज दीजिएगा एनर्जी को, और एनर्जी लॉस हो रहा है हर लेवल पे। एक कॉन्सेप्ट बायोमैग्निफिकेशन, देखिए, जो चीजें ऑर्गेनिज्म ग्रहण कर रही है अपने इन्वायरमेंट से, जो केमिकल्स फूड के तौर पे ले रही है, उसमें से कुछ ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं जो रोज आप खा रहे हैं उसमें वैसी चीजें नहीं रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं जो बॉडी में काफी लंबा रह गया। बाकी आप देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये आता जाता रहता है, सब चीजें चल रही होती है। कोई जब यूरिनेट किया, पेशाब किया, तो वाटर निकला, क्या क्या निकला, वेस्ट प्रोडक्ट होकर सब निकल गया। तो बायोमैग्निफिकेशन आमतौर पे होता नहीं है, कुछ ही मॉलिक्यूल्स है उसको लेके बायोमैग्निफिकेशन हो जाता है, और कुछ इकोसिस्टम में ये ज्यादा हो जाता है, और है ये इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको पढ़ना होता है, ठीक। एक बात पहले क्लियर रखिएगा, मैंने देखा है लोगों को कंफ्यूज होते हुए कि बच्चा लोग बोलेगा, उसको लगेगा कि हम जो जो खा रहे हैं उसमें से कुछ रह जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। बायोमैग्निफिकेशन नाम सिर्फ कुछ केमिकल्स के लिए है। वो केमिकल्स
कुछ लोगों को प्रभावित करता है, ना कि सब लोगों में चल रहा है, सारे ऑर्गेनिज्म में चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ केमिकल्स जो लंबे रह जाएंगे बॉडी में, कुछ ज्यादा ही लंबे। ठीक, तो अब ये जो चीज खा रहा है, अब आइए रह जाएंगे लंबे, वो क्यों रह जाएंगे थोड़ी देर बाद बात करते हैं। आप अगर मान लीजिए ऐसा पानी पी रहे हैं, ठीक, जिसमें आर्सेनिक है, आर्सेनिक है, तो आप पानी एक ही दिन पिएंगे, रोज पी रहे हैं, तो आर्सेनिक जो है ये वैसा केमिकल है जो शरीर में रुक जाता है, रुक जाता है। तो आप पानी बार बार पिएंगे तो रुक गया है, तो अब बाद वाला भी आएगा, जमा हो जाएगा, फिर आएगा, जमा हो जाएगा। तो पता चला कि जो पानी में कंसंट्रेशन था इसका, उससे कई गुना ज्यादा आपके शरीर में मिलने लगा। ये जो कंसंट्रेशन बढ़ा, कंसंट्रेशन बढ़ा, इस प्रोसेस को बायो कंसंट्रेशन या बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक, ये मामला। फिर उसी तरह से पानी में कुछ ऐसा चीज घुल गया, फॉर एग्जाम्पल मरकरी। ये इंडस्ट्री से निकलने वाले पानी में कई बार पॉल्यूट हो जाता है, पॉल्यूशन आ जाता है, मरकरी। अब मरकरी को मछली के बॉडी में जाएगा, मछली से ये जो मछली खाने वाले लोग होंगे उसमें जाएगा। ठीक, मतलब मरकरी से मछली में ही पहुंचेगा थ्रू द फाइटोप्लैंक्टन्स जो कि प्रोड्यूसर है। तो इस तरह से चीजें सब आगे बढ़ते जाएंगी और ये बार बार होता रहेगा। तो अगले ट्रॉफिक लेवल पे हमेशा कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा। तो हर ट्रॉफिक लेवल पे कंसंट्रेशन ऐसे मटेरियल्स का बढ़ जाना जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है आपके शरीर के अंदर, आपका शरीर उनको नहीं हटा पाता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका दो एग्जांपल आर्सेनिक और मरकरी यहीं पे दिया हमने। एक और मॉलिक्यूल है डीडीटी। डीडीटी ये कुछ ज्यादा ही ये घटना शो कर रहा था और ये काफी नुकसान कर चुका था जब तक ये बात पता चला, और उसके बाद ये बायोमैग्निफिकेशन टर्म ही फेमस हो गया और इसके वजह से डीडीटी को बैन करना पड़ा। 1990 के आसपास में ही बैन हो चुका है इंडिया में। अब सिर्फ इस केमिकल को कहीं स्पेशल जगह पे यूज करते हैं, अब ऐसे छिड़कते नहीं है खेतों में या घरों के आसपास, ये सब कुछ नहीं करते हैं। ठीक, तो ये सब जो केमिकल्स है जिनको आप सिंपल भाषा में टॉक्सिक केमिकल्स भी कह सकते हैं, इनका सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पे कंसंट्रेशन बढ़ना कहलाता है बायो मैग्निफिकेशन या बायो कंसंट्रेशन। ठीक, ये देखिए नीचे जरा मैंने लिख रखा है फैट सोल्युबल केमिकल्स क्वेश्चन मार्क। देखिए वैसा मटेरियल जो आपके बॉडी में आए और वो वाटर सोल्यूबल ना हो, तो आपके बॉडी का फैट एब्जॉर्ब कर लेगा उसको और स्टोर करके बहुत लंबा रख सकता है, लंबा रख सकता है। तो जो फैट सोल्यूबल केमिकल्स होंगे वो बायो मैग्निफिकेशन शो करेगा। वाटर सोल्यूबल के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल जो विटामिन सी है, कोई ज्यादा टैबलेट विटामिन सी का खा लिया, कोई बात नहीं, वाटर सोल्यूबल है, ठीक है, वो निकल जाएगा पेशाब में। लेकिन विटामिन ए अगर आपने ज्यादा दे दिया तो वो जमा होने लगेगा, वो फैट सोल्यूबल है, बॉडी में जमा होने लगेगा और वो नुकसान कर सकता है हायर अमाउंट। ठीक, तो ये क्या है, ये बायो मैग्निफिकेशन जैसा ही है, लेकिन विटामिन ए को लेके ये बात हम लोग बोलने से परहेज करेंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए था। यहाँ पे बायो मैग्निफिकेशन विटामिन ए में नहीं बोलेंगे, इन सब केमिकल्स का बोलेंगे, क्योंकि विटामिन ए आप जो बाहर से दे रहे हैं वो हिसाब से ही देते हैं, उतना ही जितना कि जरूरी है। ठीक, कभी कभी हो सकता है टॉक्सिसिटी किसी में, तो टॉक्सिसिटी वर्ड यूज कर लेंगे, निकल लेंगे। एंट्री कैसे कैसे हो रहा है जी, तो देखिए ये सब है, कैसे कैसे खाना पीना वहाँ प्लांट से एनिमल में सब चल रहा है, इसको पढ़ लीजिए, मैंने अभी अभी सब समझाया है आपको। ठीक है, सब वो
फूड रेसिड्यूज के थ्रू पहुंचेंगे और वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए तो सब जमा हो रहा है। और ह्यूमन, अच्छा इतनी देर से जो बातें हो रही थी, तो हम लोग किस ट्रॉफिक लेवल पे हैं? इंसान सब चीज खा जाता है, तो जो हर्बीवोर्स को भी खा रहा है, हर्ब्स को भी खा रहा है, मतलब प्रोड्यूसर को भी खा रहा है, ठीक, और फिर हायर को भी खा जा रहा है कभी कभी। तो याद रखिएगा, जब एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल वाली चीजें कोई खाता हो तो उसको हमेशा आगे वाले पे रखना है। तो ह्यूमन टॉप कंज्यूमर है, टॉप कार्निवोर है, आगे वाले पे रखना है, ठीक। एक साथ कोई आदमी रोटी चिकन खा रहा है तो आपसे पूछा जाएगा अगर कि बताइए वो किस ट्रॉफिक लेवल पे है अभी, जब रोटी चिकन खा रहा है तो डेफिनेटली रोटी और चिकन मिला के खा रहा है, ठीक है। तो रोटी को आप देखेंगे तो वो T3 पे आ रहा है, क्योंकि T2 पे आ रहा है, क्योंकि रोटी प्रोड्यूसर हो गया, प्लांट से आया, ये T2 पे है। लेकिन अगर आप चिकन को देखेंगे तो T3 पे चला जाएगा वो, क्योंकि इसको प्लांट को ये खाया चिकन से। तो रोटी चिकन खाते समय वो कहाँ ऑक्यूपाई कर रहा है? तो हाइयर वाला चुनना है, T3। पेस्टिसाइड इनटेक को कैसे कम कर सकते हैं? ये पेस्टिसाइड में कई केमिकल्स ऐसे हो सकते हैं जो आपको ऐसे तो टॉक्सिसिटी करवे करते हैं, वो बायो मैग्निफिकेशन भी बॉडी में शो करते हैं, उनमें से कई। तो एक तो ये कि रिड्यूस यूज, कम यूज करो, फिर धो धा के खाओ, प्रॉपर वॉशिंग करो जी, वॉशिंग करो, छिलका सही से हटाओ, ठीक है। और जो केमिकल पेस्ट कंट्रोल मेथड्स है उसकी जगह पे बायोलॉजिकल कुछ ऐसे आप एनिमल्स को लाए जो कीड़े मकोड़े जो प्लांट को नुकसान पहुंचा रहे थे उनको ये खा जाए। तो बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल मेथड्स को अप्लाई करे, ये सब है। फॉर एग्जाम्पल लेडी बग, ये पेस्ट को खा जाएगा जो फसलों को नुकसान कर रहा था। प्रेइंग मैंटिस है, इस तरह से मैंटिस, तो ये सब चीजें कर सकते हैं। रिड्यूस यूज में ये बहुत अभी जोर है इस पे, इसलिए ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब मिनिमम यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स होना चाहिए, इस पे एक तरह का आंदोलन चल रहा है। और ऐसे फार्मिंग को ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। चलिए, इन्वायरमेंट को कैसे फर्क पड़ रहा है हमारे एक्टिविटीज से, उससे रिलेटेड कुछ बातें आपको जाननी है। मैं कुछ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्वायरमेंट को बिगाड़ने में ह्यूमंस बहुत कुछ ऐसा कर रहा है जो अनुचित है, ठीक। इसके वजह से बहुत सारी चीजें गड़बड़ होती जा रही हैं, कई जगह डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है इको सिस्टम में। एक तो मैंने आज ही बात की, वल्चर का पॉपुलेशन गिराने में इंसानों का हाथ है। तो इस और उसके बाद उसके वजह से जो स्कैवेंजर का काम था वो सब बहुत इम्पैक्ट हुआ है। इतना इम्पैक्ट हुआ है कि एक रिलीजन में वल्चर का स्पेशल प्लेस था, पारसी रिलीजन में। पारसी रिलीजन में क्या मान्यता है कि जो डेड बॉडी है उनको ना दफनाया जाता है ना जलाया जाता है, उनको एक जगह होता है
टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। वो एक फील्ड जैसा होता है, वहां पे लेकर रख दिया जाता है, वो सुरक्षित रहता है और वहां पे बॉडी को रख दिया गया। चील आएंगे और बॉडी को खा जाएंगे, उनका यही है। अब चील की संख्या घटने की वजह से एक रिलीजन में प्रॉब्लम आने लगा है, उनके अपने रिचुअल्स में प्रॉब्लम आने लगा है। ठीक, तो ये जो है इंसानों की वजह से है। देख रहे हैं कहां कहां इंपैक्ट पड़ता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग अपने इन्वायरमेंट को कई जगह से इंपैक्ट कर रहे हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये सब बातें आएंगी। सब हमारी एक्टिविटीज से इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो रही है। और इस बात को आप समझे, इसलिए तो ये सब चैप्टर पढ़ाया जा रहा है कि आप समझेंगे तो कुछ तो फील करेंगे नेचर कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को समझा कुछ साल पहले और इन्वायरमेंटल स्टडीज लोअर क्लासेस से ही पढ़ना कंपलसरी कर दिया। ठीक, उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं 10th क्लास में एक चैप्टर के साथ। आइए, उसमें से ये जो जितने सारी चीजें हो सकती हैं हमारे वजह से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसमें से 2 चीजें इंक्लूड की गई है आपके सिलेबस में अभी। वो ये, एक तो ओजोन और दूसरा वेस्ट डिस्पोजल, जो कचरा है उसका डिस्पोजल। ये 2 चीज ही इंक्लूड किया गया है। इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में बात करेंगे, बीच में कुछ बातें आएंगी इधर उधर की तो वो की जाएगी। इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट है और हमारे एक्टिविटीज से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है, को बहुत बड़ा खतरा हो जाता है, बड़ा खतरा हो जाता है, सीरियस थ्रेट पोज करता है। चलिए, ओजोन लेयर डिप्लीशन और वेस्ट एक्यूमुलेशन, ये 2 हम लोगों को थोड़ा पढ़ना है अभी डिटेल में। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर की बात आते, जो एटमॉस्फेयर का स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है, जो लगभग 20-30 किलोमीटर के आसपास में है। स्ट्रेटोस्फेयर 20 to 30 किलोमीटर हाइट पे है ये। ठीक है, इतनी हाइट पे जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर, उस स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक, ये जो ओजोन O3 जिसका केमिकल फॉर्मूला हुआ, ये ओजोन गैसेस वहां पाए जा रहे हैं, बाकी गैसेस के साथ साथ ये भी गैस वहां मौजूद है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हमारा ये कर रहा है कि जो सनलाइट है इसमें विजिबल के साथ साथ, विजिबल लाइट के साथ साथ अच्छा खासा अल्ट्रावायलेट रेज भी आ रहा है सनलाइट से। ये जो यूवी है, अल्ट्रावायलेट, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, खतरनाक है। ठीक है, ये डेट्रीमेंटल है इकोसिस्टम के लिए। सिर्फ इंसानों की ही बात हम नहीं कर रहे हैं, पूरे इकोसिस्टम के लिए डेट्रीमेंटल है। अगर सिर्फ इंसानों की बात करेंगे तो ठीक है, उनका गिना दीजिए पहले कि स्किन कैंसर और सनबर्न ये सब कॉज करेंगे, वो आएंगे तो आप कहेंगे सर ये तो अभी भी थोड़ा बहुत होता ही है। तो ये किसने कहा कि सिर्फ वही अकेला एक कारण होगा स्किन कैंसर का? और भी कारण होगा, ये एक बड़ा कारण होता है। ठीक, अब स्किन कैंसर जो आंखों का लेंस है वो इंपैक्ट कर होता है, कैटरैक्ट, मोतियाबिंद, ये सब चीजें हो रही होंगी। और अल्ट्रावायलेट जो है वो विजिबल वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ज्यादा एनर्जी के हैं। तो ज्यादा एनर्जी के हैं तो वो जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ये किल करने लगता है। और अभी अभी देख रहे थे कि तालाब के अंदर एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो फाइटोप्लैंक्टन्स है, वो सियानोबैक्टीरिया एटसेट्रा, ग्रीन एल्गी, ये सब छोटे छोटे वो सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वही मेन प्रोड्यूसर है। तो उनको जब ये मार देगा,
मारने लगेगा तो पूरा एक्वेटिक इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। तो ये किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स, ये सब चीजें हो रही होंगी और इसके वजह से एक्वेटिक इकोसिस्टम तो जम के डिस्टर्ब हो रहा होगा। ठीक, तो ये कई तरह के प्रभाव डालेगा। अच्छा, बात हुई है चलते चलते तो ये बात भी हो जाए, यूवी को आपके घरों में, जिनके घरों में लगा हुआ है वो मशीन अलग अलग कंपनी का, जिसको आप सिंपल भाषा में आरओ बोल देते हैं, तो रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ तो उसमें होता ही है, साथ में आप पढ़ेंगे तो यूवी भी लिखा होगा, यूवी भी लिखा होगा। तो यूवी क्या कर रहा है वहां, तो जो पीने वाला आपका पानी है उसको यूवी मार के उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया और दूसरे जर्म्स है उसको वो मार डाल रहा है, आपके लिए पानी क्लीन होके आ रहा है। अब उसमें जो मिनरल्स है उसके लिए रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा है, वो एक फिर वो अलग काम हो गया, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना एक अलग काम हो गया। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कौन कर रहा है, यूवी। यूवी इन यूवी को कम कर देता है, काफी कम कर देता है, रोकने का काम करता है कौन, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर। मैंने कहा काफी कम कर देता है, इसका मतलब थोड़े बहुत धरती पे आज भी पहुंचता है, वरना जो खिलाड़ी लोग हैं धूप में अगर दिन भर खेल रहे हैं तो वो सनबर्न लोशन क्यों लगाते, इसलिए लगा रहे हैं, वो एसपीएफ कहते हैं, सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला। तो आइए यहाँ पे, ये था ओजोन जो काम कर रहा है, ओजोन लेयर। ठीक, ओजोन कैसे काम कर रहा है, थोड़ी सी उसकी भी चर्चा हो। वो ये कि जो अल्ट्रा वायलेट हाई एनर्जी है ये ऑक्सीजन पे पड़ के इनको तोड़ रहा है दो ऑक्सीजन एटम में। ये ऑक्सीजन एटम हाईली रिएक्टिव हो जाएगा। हाईली रिएक्टिव से याद आया, ओजोन जो स्ट्रेटोस्फेयर में है वो आपके बहुत काम का है, लेकिन अगर ओजोन ओजोन अगर लोअर एटमॉस्फेयर में पाया जाए जहां हम सांसें ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत खतरनाक है, पॉइजनस है, क्योंकि वो भी हाईली रिएक्टिव है। वो आपके टिश्यू से, आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस में सबको डिस्टर्ब कर देगा सांसों के थ्रू जाके, तो वो पॉइजनस है, लेकिन वहां पे आपके काम का है। ठीक, तो इसलिए वो नीचे पाया ही नहीं जाता है, ऊपर ही पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। एनीवेज, यहाँ ये दो ऑक्सीजन एटम आया, ये नेसेंट ऑक्सीजन कहलाता है केमिस्ट्री की भाषा में, और ये हाईली रिएक्टिव है, तो फिर ये चुप नहीं बैठेगा, ये अगले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पकड़ेगा और O3 बना देगा, ओजोन। ओजोन इस प्रक्रिया में यूवी एब्जॉर्ब हो गया, यूवी एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, O3 बनने का प्रोसेस। तो आपके दिमाग में अब यहाँ पे बात आएगी कि यूवी आ रहा है तो लगातार ओजोन बना रहा है, तो मतलब ओजोन का कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए। ना 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 ना, ये सब साइकिल चल रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक, ये जो ओजोन बना है, जैसे ही इनका कंसंट्रेशन उस स्पेस में थोड़ा सा बढ़ेगा तब तक फिर ये टूटेगा, क्योंकि खुद ये भी अनस्टेबल है। ठीक है, उतना अनस्टेबल नहीं है, ठीक है ओजोन, लेकिन ये ऑक्सीजन जैसा नहीं है स्टेबल। तो ये फिर से टूटता है O2 और O में, जैसे ही इनका कंसंट्रेशन बनने लगेगा। मतलब ये वाला जो रिएक्शन है नीचे जो लिख रहे हैं ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक, ये एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है। तो इस तरह से ऑक्सीजन और ओजोन में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो कर रहा है, और इसमें आपका काम क्या हो गया, यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गया। ध्यान रखिएगा, किसी के मन में आ सकता है कि सर इधर जो एब्जॉर्ब किया था तो इधर भी कुछ एनर्जी का लेना देना होगा। हाँ, लेना देना होगा, कई बार वो यूवी रेंज में कभी कभी होगा, लेकिन वो अब धरती की तरफ वापस नहीं भेजेगा, अब वो बिखर जाएगा यूनिवर्स में। आपको नेट जो है वो एब्जॉर्प्शन हो गया अल्ट्रा वायलेट रेज का। तो ये था ओजोन लेयर का काम। अब ये भी बातें हुई, ये सब स्लाइड में आप पढ़ लेंगे।
ओजोन कैसे बन रहा है, सब चीज हो गया, रिएक्शन प्रोसेस भी हम लोग बातें कर लिए। बस ये O3 बन के रुक गया है, तो ध्यान रखिएगा, फिर O3 O2 और O में टूटेगा। इसको ऑक्सीजन ओजोन साइकिल कहते हैं। ऑक्सीजन ओजोन साइकिल कहते हैं। एनीवेज फाइनली आउटकम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, तो हार्मफुल यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ। उसकी जो इफेक्ट्स थी, जिसकी बातें मैंने की, वो यहां पे गिनाया जा रहा है। अब देखिए हमारी एक्टिविटी से क्या प्रॉब्लम हुआ। तो 1980 के दशक में फ्रीजर्स और फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज आविष्कार हुआ, बढ़ने लगा, यूवी बढ़ने लगा, सब चीज होने लगी। अब जो कहे तो फ्रीजिंग डिवाइसेस बढ़ने लगे और वो यूज कर रहे थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जब एटमॉस्फेयर में ऊपर जा रहा था, और ये जहां ठंडे प्रदेश थे वहां ज्यादा ऊपर जा रहा था, जैसे कि अंटार्कटिका, तो ऊपर जब जा रहा था तो ये फ्री क्लोरीन दे रहा था ऊपर जाने के बाद ब्रेकडाउन होके, और वहां से वो फ्री क्लोरीन जो है हाईली रिएक्टिव होता है, वो ओजोन से रिएक्ट कर जा रहा था और ओजोन को खा जा रहा था। तो ओजोन घटने लगा, तो उसके वजह से जो ओजोन लेयर है वो पतला होने लगा। तो ओजोन डिप्लीशन कह रहे हैं आप, डिप्लीशन कह रहे हैं पतला होने को। ये अंटार्कटिका के ऊपर कुछ ज्यादा ही हुआ, तो कुछ ज्यादा ही पतला हो गया, तो उसको होल नाम दिया गया। होल सचमुच का होल नहीं है कि वहां है ही नहीं है, पतला हो गया कुछ ज्यादा ही। ठीक, देख रहे हैं, ऊपर जाने के बाद ये जो CFC गया, वो क्लोरीन एटम रिलीज किया। आप कहेंगे उसके लिए भी कहां से एनर्जी मिला, वो यूवी रेडिएशन से ही मिला। लेकिन आप ये मत समझ लीजिएगा कि तब तो अच्छा हुआ ये भी यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया। ना 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 ना, ये कितना छोड़ा जाएगा कि आप एक लेयर बना देंगे धरती की चारों तरफ, क्या नहीं, ये कुछ गया और इतने सारे ओजोन को खा गया, ओजोन के खा गया। और अभी 10th लेवल पे आपको नहीं पढ़ना है, ये एक क्लोरीन एटम हजारों ओजोन मॉलिक्यूल को बर्बाद करता है थ्रू फिर एक बार साइकिल से। इसको बर्बाद किया, तोड़ा, फिर उसको तोड़ा, उसको तोड़ा, ये चुप नहीं बैठता है। इसलिए ये मत सोचिए कि ये भी गया तो ये भी तो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बिल्कुल नहीं रहिएगा कंफ्यूजन में। यूवी रेडिएशन ने इसको तोड़ा, वो ठीक है, लेकिन ये तोड़ के ये ओजोन को बर्बाद करने लगा। तो रिएक्ट किया और किया, डिप्लीशन डिप्लीशन, अंटार्कटिका की बात भी हुई। एफर्ट्स टू रिड्यूस ओजोन डिप्लीशन, ठीक, तो ये तो इमरजेंसी वाला हालत हो गया। तो दुनिया के कई देश इस पे बहुत सीरियस डिस्कशंस करने लगे और बहुत एक सक्सेसफुल समिट हुई दुनिया के कई देशों का 1987 में, 1987 में, ठीक, किसके अंडर में, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंडर में। ये एग्रीमेंट पे दुनिया के मैक्सिमम देशों ने साइन किया, ये कि अब हम लोग CFC को घटाएंगे, और पहले वाला लेवल पे ना भी जा पाए तो कम से कम 1986 में जितना था उस लेवल पे लाएंगे। और ये आज तक के इन्वायरमेंट एग्रीमेंट का दुनिया में सबसे सफल जो समिट है उसमें से एग्जाम्पल है ये, ठीक, और इस वजह से बहुत मशहूर है। ठीक, ये जिस शहर में हुआ था, मॉन्ट्रियल कनाडा में, तो इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कहते हैं। मैंने क्या बोला, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, ध्यान रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1987 में।
किस बात के लिए हुआ था? ओजोन लेयर डिप्लीशन को बचाने के लिए। कैसे? सीएफसी को घटा के। इतना बोल देंगे आप अपने लेवल पे, ये काफी है। आते हैं वेस्ट डिस्पोजल पे। तो थोड़ा थियोरेटिकल टॉपिक है, ठीक। बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल समझ लीजिए, बाकी सब बीच में रीडिंग देते हैं हम लोग, देखते हैं कुछ और बात होगी तो जो बायोडिग्रेडेबल है उस पर डिकम्पोजर्स काम करेंगे। डिकम्पोजर्स काम करेंगे तो अच्छी बात है, जल्दी से जल्दी उसके सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नेचर में बिखर जाएंगे और प्लांट को फिर से मिल जाएंगे, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। तो बायोडिग्रेडेबल अच्छा है, जो वेस्ट है, ठीक, उसको यूज लाया जा सकता है। लेकिन अब वो भी, अब कहीं कहीं ऐसी जगह पे आप ज्यादा कूड़ा का ढेर लगा दिए जो बायोडिग्रेडेबल भी है, तो वहां पे पॉल्यूशन तो वो कर ही रहा है, टेम्पररी कर रहा है, जैसे कर रहा है कर ही रहा है, ठीक। साल 2 साल भी कर सकता है, कूड़े का बड़ा ढेर हो तो। एनीवेज, बायोडिग्रेडेबल मतलब डिकम्पोजिशन होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब डिकम्पोजिशन नहीं होगा, ठीक, क्योंकि डिकम्पोजर का एंजाइम उन पे काम नहीं करेगा। तो गार्बेज जो है वो कचरा सब जोड़ते जाइए जहां से यहां से। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात हुई अभी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंजाइम सेक्रेट करेंगे, ये सब बातें कहानियां आप पूछा जाए लिख देंगे। वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स एस्टैब्लिश किया जाता है, उसमें कचरे को छटनी की जाती है, ठीक, और वहां से जो बायोडिग्रेडेबल है उसको छांट दिया जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल छांट दिया जाता है। ये सब प्रोसेस शहरों में अब कई जगह पे हो रहा है। जो बायोडिग्रेडेबल है उसको आप किसी जाके खेतों में डाल दीजिए तो वो मैन्योर का काम करेगा, खाद का काम करेगा, ठीक है, या किसी गड्ढे में डाल दीजिए और वहां पे उसको पहले डिकम्पोज होने दीजिए और तब उसके बाद उसको उठा के ले जाके खेतों में डाल दीजिए तो और अच्छा है, मिनरल्स रिलीज हो जाएगा, उसको कंपोस्ट कहते हैं, ठीक। तो ये सब जो बायोडिग्रेडेबल कचरा है उसके एग्जाम्पल्स में, ठीक है, घरों का कचरा, नाली का कचरा, ये जो पेट एनिमल्स ले रहे हैं उनके कचरा, ठीक है। वाह, ये अलग से लिखा हुआ है, चाय की पत्तियां, अरे रे रे, चाय बनाने के बाद फेंक रहे हैं, बुझा रहा है वो इतना बड़ा कचरा हो जाएगा, अलग से लिस्ट में दिए हुए हैं। खैर इंडिया बहुत चाय पीता है, ठीक है। हाँ, कागज, जूठे, हाँ ये देखिए, ये कह रहा है कि तब भी इनका कुछ इफेक्ट हो सकता है कि फाउल स्मेल आ रहा हो घर के आसपास में, बायोडिग्रेडेबल है तब भी, ठीक है। सॉइल का अगर ज्यादा कहीं पे जमा हो गया है तो सॉइल का फर्टिलिटी कम हो सकता है, और सही से डिकम्पोज करके दे रहे हैं तो ये लॉस नहीं, ये गेन भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, ठीक। ये लॉस की जगह पे वो गेन भी हो सकता है अगर सही से रख रहे हैं तो। अब पता चला कि पूरे मोहल्ले का कचरा किसी एक के खेत में ले जाकर डाल दिए तो फिर सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हो जाएगी और उस पर कई कीड़े मकोड़े आएंगे तो उनके वजह से बीमारियां फैल सकती हैं, पानी का पॉल्यूशन हो सकता है, ये बातें। इसमें जो फायदा है वो भी गिनाएंगे कि इनको, पिछला जो स्लाइड में था, फायदा भी है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का कोनो फायदा नहीं है, ठीक। इनको जब तोड़ ही नहीं सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिकम्पोजिशन भी नहीं होगा, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल को आप नॉन डिकम्पोजेबल बोल सकते हैं। तो वो पड़ा रहेगा इन्वायरमेंट में और कभी फायदा नहीं करेगा, वो नुकसान ही करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स कोई काम ही नहीं कर रहा है, एंजाइम पड़ा हुआ है 100 साल से प्लास्टिक वहीं पे, ठीक। तो अभी आज के डेट में ये प्लास्टिक का इतना ज्यादा यूज है कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज हो चुका है, ठीक, पॉल्यूटेंट हो चुका है।
इतना ज़्यादा प्लास्टिक का आज यूज होता है कि ऐसा लगता है कि अर्थ की हिस्ट्री में कभी अगर आयरन एज आया, कभी स्टोन एज रहा, कभी कुछ रहा, तो अब ऐसा लगता है कि प्लास्टिक एज चल रहा है। ठीक, तो चूंकि आप चीज़ों को समझ रहे हैं और आप समझदार हैं, तो मिनिमम यूज। ठीक, एकदम खत्म करना तो मुश्किल है। हेवी मेटल्स ये सब पड़ा रहेगा। पढ़ लीजिए एक बार सब। हाँ, रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनके आसपास में ये जो वेस्ट मटेरियल्स होंगे रेडियो एक्टिव, वो अल्फा बीटा गामा रिलीज कर रहे होंगे और कई जेनेटिक डिजीजेस कर रहे होंगे, हार्मफुल रहेंगे, और वो बहुत लंबा रहता है, उनका हाफ लाइफ हजारों साल में होता है कई बार, इसलिए वो 10 दिन 20 दिन की बात नहीं है, वो पड़ा रहेगा और नुकसान करता रहेगा, इसलिए वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ठीक है, जो ब्लास्ट हुआ था न्यूक्लियर रिएक्टर में चेरनोबिल रसिया में, जो यूक्रेन में है एक्चुअल में, उस समय रसिया का पार्ट था, तो वहाँ तो आज तक वो पूरा इलाका खाली रखा गया है, वो घोस्ट टाउन कहलाता है, कोई वहाँ नहीं रह सकता है। वाटर पोल्यूशन कर रहा होगा, पड़ा है तो पड़ा रहेगा। कैसे वेस्ट डिस्पोजल करते हैं, तो रिसाइकलिंग कराइए चीज़ों को, मेटल्स को छांटिए, सबको छांटिए उठिए, जो काम का हो सकता है उसको वापस लाइए और उससे जो बन सकता है वो बनाइए, रिसाइकलिंग कराइए, कंपोस्टिंग कराइए, जो बायोडिग्रेडेबल है केवल उन्हीं का कंपोस्टिंग करा दीजिएगा जी, नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं। कैसे कंपोस्ट बनाना कैसे होता है, गड्ढे में डालिए और वहाँ पे डिकम्पोजिशन होने दीजिए, पूरा नहीं तो कम से कम आधा डिकम्पोजिशन तो हो जाए, उसके बाद खेतों में फेंक दीजिए ले जाके, मतलब छींट दीजिए ले जाके। इंसिनरेशन, इंसिनरेशन का मतलब जलाना, कंबसन। ठीक है, तो जिनको जला सकते हैं वो जलाइए। कई नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है वो जलाने के बाद फिर एयर पॉल्यूशन करते हैं, वो एक अलग बात है। एनीवेज, मैनेजमेंट में एक लैंडफिल्स आता है, इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि टाउनशिप अब बढ़ रही है, शहरीकरण बढ़ रहा है, तो अब शहर के कचरा का ढेर जो लग जाएगा जगह जगह, उसको एक काम करो, जो लो एरियाज थे उनको भर दो, ठीक, अब फिर ऊपर से मिट्टी रख दो, वो कई साल बाद बैठ जाएगा, बैठते बैठते वो फिर एक नया एरिया, उसके ऊपर घर बन सकता है, वहां लोग रह सकते हैं। ठीक, रिक्लेम्ड लैंड कहते हैं ऐसे को, मुंबई कोलकाता ये सब रीजन्स में वो फेमस है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, नाली को आया, उसको पहले ट्रीट करके तब उसको रिवर या ओशन में छोड़ना है, ये बड़े शहरों में स्टैब्लिश की गई है मैनेजमेंट में। और कई जो बायोडिग्रेडेबल है उनको स्पेशल टैंक्स में एनारोबिक कंडीशन में आप गोबर गैस या बायोगैस बना लेते हैं, जो फिर आपके काम का होता है। और गोबर गैस या बायोगैस कैसे बन रहा है, तो आप कहेंगे डिकम्पोजिशन से हो रहा है। जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो मीथेन है, जो फिर आप पाइप के थ्रू घरों में सप्लाई करके और खाना बना सकते हैं, उससे बाकी काम कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन्वायरमेंट चैप्टर को आज हम लोग फील किए हैं, एक बार फिर से नेचर की गोद में हम लोग घूम रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आप भी ऐसा ही महसूस किए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।